नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम ईकैट के पास पेपर के क्वेश्चंस की अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव क्लियर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। तो अब अंडर एडिशन में अगर बेटा आप लोग देखें ना तो पहले फॉर एग्जांपल मैं ए ऑप्शन को ही देखता हूँ। तो अगर मैं वन में वन ऐड करूँ तो टू आता है जो कि इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये क्लियर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। अब क्लियर प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप कोई से भी दो नंबर आपस में ये एक दूसरे के साथ ऐड करें तो जो आंसर है वो उसी सेट में होना चाहिए। अब इसी तरह अगर आप बीटा ऑप्शन में भी देखें तो 1 को 1 में ऐड करें तो 2 आता है, वो भी इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है। तो यूँ हमें पता चला कि अल्फा और बीटा ये दोनों जो हैं सेट ये क्लियर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन होल्ड नहीं करते। तो ये अब अगर हम देखेंगे इसके पास तो हमारे पास जो इसका बेस्ट ऑप्शन आएगा वो डेल्टा होगा और ये नीचे मैंने एक्सप्लेन भी कर दिए हैं। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इसमें वो हमें कह रहा है कि अगर आप लोग इसकी स्टेटमेंट पढ़े कि नॉन नेगेटिव रैशनल नंबर्स अंडर नॉन नेगेटिव रैशनल नंबर इस ग्रुप अंडर। अब ग्रुप के लिए मैंने आपको बताया हुआ था कि कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज होल्ड करनी चाहिए, क्लेयर लॉ होल्ड करना चाहिए, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना चाहिए, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन और रेसिप्रोकल एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अब अगर मैं नॉन नेगेटिव रैशनल नंबर की बात करूँ तो ये हमने देखने के लिए सबसे पहले तो अब अगर आप देखें ना तो मैं फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं कोई से 2 रैशनल नंबर ले लेता हूँ। 1/4 फॉर एग्जांपल और 1/5। जब हम इनको ऐड करेंगे तो इनका आंसर भी एक रैशनल नंबर ही आएगा, तो इसका मतलब ये है कि ये क्लियर लॉ तो होल्ड कर रहा है नॉन नेगेटिव रैशनल नंबर्स का, ठीक है? उसके बाद अब अगर मैं इसमें देखता हूँ तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इन अब उसके बाद एसोसिएटिव लॉ हम कैसे लेते हैं, हम 3 रैशनल नंबर ले लेते हैं। इधर हमने 1/3, 1/4, 1/2 एक रैशनल नंबर ये ले लिया और 1/3, 1/4, 1/2 एक दूसरा रैशनल नंबर इसको ले लिया। अब बेटा अगर आप लोग देखें तो इधर आप पहली 2 पे ब्रैकेट लगा के सॉल्व करें और इधर लास्ट वाली 2 पे ब्रैकेट लगा के सॉल्व करेंगे तो ये इनके आंसर आपस में इक्वेट होंगे, मतलब इक्वल आएँगे। तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होल्ड करता है। अब अगर हम एडिशन की बात कर रहे हैं तो एडिटिव आइडेंटिटी भी इस सेट में एग्ज़िस्ट करनी चाहिए और ये बेसिकली आप लोग अगर देखेंगे तो इसको आप लोगों ने ज़रा चेक करना है नॉन नेगेटिव रैशनल नंबर का। तो एडिटिव आइडेंटिटी अब वो हमारे पास 0 इसमें एग्ज़िस्ट करती है। फिर अगर हम इनवर्स का देखेंगे तो इनवर्स हमारे पास एग्ज़िस्ट नहीं करेगा क्योंकि वो नॉन नेगेटिव रैशनल नंबर की बात कर रहा है। तो नेगेटिव एडिशन के हिसाब से बात कर रहे हैं तो एडिटिव इनवर्स अब हमारे पास 2 का -2, 3 का -3 तो वो इसमें एग्ज़िस्ट नहीं करेगा। अब यही चीज़ अगर आप लोग मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अगर आप लोग चेक करेंगे तो ये हमारे पास ग्रुप बन जाएगा। अब वो कैसे बनेगा? आप कोई से भी 2 रैशनल नंबर को जैसे मैं इधर प्लस कर रहा था मल्टीप्लाई करें तो आंसर भी रैशनल नंबर आता है। इसी तरह आप एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अगर चेक करेंगे तो 3 नंबर्स आप रैशनल ले लें। इधर पहले 2 पे ब्रैकेट लगाएँ, इधर लास्ट वाली 2 पे ब्रैकेट लगाएँ तो इनका आंसर सेम आएगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एक्सिस्ट करती है रैशनल नंबर में। फॉर एग्जांपल 2 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो 1 एक्सिस्ट करती है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एक्सिस्ट करता है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे एक्सिस्ट करता है? फॉर एग्जांपल 2 एक रैशनल नंबर है तो 1/2 मौजूद होगा, 3 है तो उसका 1/3 मौजूद होगा, तो ये चारों प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो नॉन नेगेटिव रैशनल नंबर हमारे पास है वो ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, मैंने वैसे आपको डिटेल में समझा भी दिया है। फिर बेटा इसी तरह ये भी क्वेश्चन आया हुआ है रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज़ अंडर व्हिच ऑपरेशन? रैशनल नंबर्स किस ऑपरेशन के तहत क्लोज़ नहीं होते? हाँ जी, क्या इसका आंसर होगा? चैट बॉक्स में लिख कर बताएँ। रैशनल नंबर किस ऑपरेशन के थ्रू क्लोज़ नहीं होते? हाँ जी, बताएँ ज़रा। गुड, वेरी गुड। इसको ज़रा आप बताएँ। अच्छा जी, मिक्स आंसर आ रहे हैं मेरे पास सी और डी। हाँ जी, रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज़ अंडर व्हिच ऑपरेशन? जी, बिल्कुल ठीक है, डिवीज़न क्योंकि अगर आप 0 देखें तो जब हम 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइन आ जाएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू डिवीज़न हमारे पास ये क्लोज़ नहीं होते। क्योंकि पिछले क्वेश्चन में उसने नॉन नेगेटिव रैशनल नंबर कहे थे, तो उसमें हमने नेगेटिव नंबर इंक्लूड नहीं किए थे। मगर अब यहाँ पे वो सिंपल रैशनल नंबर्स की बात कर रहा है, नेगेटिव भी अंदर इंक्लूड होगा। तो इसलिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी ये हमारे पास क्लोज़्ड होगा, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी। मगर डिवीज़न नहीं होगा क्योंकि 0 अंदर आएगा, 0 से किसी भी नंबर को डिवाइन करेंगे तो अनडिफाइन आएगा और अनडिफाइंड सेट के अंदर मौजूद नहीं होगा। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखें तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो पूछ रहा है 1 का और 5 का। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला आप लोगों ने देखा था, ये होता है a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b ओवर a स्क्वायर b स्क्वायर। पहला नंबर a होता है, दूसरा नंबर b होता है। तो अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 26, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 26 आना चाहिए। तो एक तो 1 ओवर 26 हो जाएगा क्योंकि a हमारे पास 1 है और दूसरा b के साथ माइनस आना चाहिए तो -5 ओवर 26, तो यूँ अल्फा हमारे पास राइट आंसर है।
अब इसी तरह 4 वाले क्वेश्चन में हम देखें तो इस तरह के भी क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा ये पूछते हैं कि स्क्वायर दे के या क्यूब दे के वो पूछ लेते हैं रियल पार्ट बताएँ। तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फ़ॉर्मूला ओपन कर लेना है, इसको सिम्प्लीफाइड फॉर्म में लिख लेना है, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। तो ये देखें मैंने इसका स्क्वायर ओपन किया, पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको थोड़ा-सा सिम्प्लीफाइड करेंगे, आयोटा स्क्वायर -1, 3 -1 2 हो जाएगा और 7 प्लस 2 और हमारे पास 2 इंटू 3 रूट आयोटा है। तो अब आप खुद ही देख रहे हैं रियल पार्ट हमारे पास 2 है और इमेजिनरी पार्ट आयोटा का कोएफ़िशिएंट होता है, वो 2 इंटू 3 रूट है, तो वो हमारे पास आ जाएगा। तो यूँ अब उसने सिर्फ रियल पार्ट पूछा था, तो वो अगर आप देखेंगे तो अल्फ़ा आ जाएगा। अब इसी तरह बेटा इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है कैन बी एक्सप्रेस, इसको कैसे लिखा जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप बैक सॉल्व करते हैं, ऑप्शन को सॉल्व करें और देखें कौन सी चीज़ 1 प्लस आयोटा इंटू 3 रूट बना देती है। तो इसके लिए अब तरीकाकार ये होता है, फॉर एग्जांपल मैं सी ऑप्शन को सॉल्व करता हूँ। तो अब अगर आप सी ऑप्शन में देखें cos 60 डिग्री हमें पता है 1/2 होता है, sin 60 डिग्री 3 रूट बाय 2 होता है। तो अब आप देखें ये बाहर वाला 2 अंदर इनसे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 प्लस आयोटा इंटू 3 रूट बन जाएगा। तो ये वही वाली क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही बन गई है। तो यूँ अब अगर हम देखेंगे तो सी इज़ द राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन में बेटा वो हमें कह रहा है एडिटिव इनवर्स इसका क्या होगा? एडिटिव इनवर्स का तरीकाकार ये होता है निकालने का कि आप रियल पार्ट का भी साइन चेंज कर दें, इमेजिनरी पार्ट का भी साइन चेंज कर दें। +3 है तो इसको -3 कर दें और माइनस अयोटा है तो उसको प्लस अयोटा कर दें। तो 3 प्लस अयोटा हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये +3 था तो ये -3 हो जाएगा, माइनस अयोटा प्लस अयोटा होगा। आप लोगों ने सिंपल साइन चेंज कर देने होते हैं या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। आगे वो कह रहा है द मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा इंटू 3 रूट, तो ये इसका मॉडुलस निकालना है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ऊपर रूट आ जाएगा। तो ये बेटा मॉडुलस का फार्मूला हम पढ़ के आए हैं। तो 3 रूट का स्क्वायर सिंपल 3 होगा, 1 में ऐड करेंगे 4, 4 का रूट हमारे पास 2 आ जाएगा। अब इसमें अगेन वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहा है a और माइनस b का, तो एक तो वही हो जाएगा, a के नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस b के साथ फार्मूला के भी माइनस लगेगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो इसमें अब अगर बेटा देखेंगे आप हमारे पास, तो ये अब हमारे पास बन जाएगा प्लस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है ए। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप अगर आप देखें तो एक्स वाई बिलोंग करता है रियल नंबर से, तो एक्स प्लस आयोटा वाई इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। प्योरली इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जिनका रियल पार्ट जीरो होता है। फॉर एग्जांपल ये वाले प्योर इमेजिनरी नंबर होते हैं 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा। तो अब आप देखें तो एक्स रियल पार्ट है और वाई इमेजिनरी पार्ट है, तो एक्स को जीरो होना चाहिए, वाई के साथ आयोटा लगा देंगे हम। तो इसलिए हमारे पास ये प्योर इमेजिनरी नंबर कब बनेगा, जब रियल हमारे पास जीरो हो जाएगा, यानी एक्स जीरो हो जाएगा और वाई नॉन जीरो होगा। तो यूँ अब अगर हम देखेंगे तो सी हमारे पास इसका राइट आंसर है। अब इस क्वेश्चन में वो कह रहा है 2 प्लस 3 लेस देन 0 है, तो ये बेटा लेस देन आ जाए, ग्रेटर देन आ जाए, तो ये हमारे पास, हाँ जी, ये आपको लेक्चर नोट्स भी शेयर हो जाएंगे ग्रुप के अंदर। तो लेस देन 0 ये इनइक्वालिटी का साइन होता है। अच्छा, उसके बाद 0 को अगर वो आपसे पूछे ना कि 0 कौन से सेट में मौजूद है, तो ये होल नंबर के अंदर इसको काउंट किया जाता है। तो ये बेटा आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है। उसके बाद कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रैशनल नंबर, तो ये 1.1 एक्सरसाइज की थ्योरी के स्टार्ट में लिखा हुआ है। पाई आपने पढ़ा था इर्रेशनल है, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, और इसके बाद 2 रूट जिनका पूरा-पूरा रूट ना आना हो वो भी इर्रेशनल होते हैं। 5 रूट भी इर्रेशनल है जिनका पूरा-पूरा रूट आ जाए, जैसे 9 का पूरा-पूरा रूट आ जाता है। 9 का पूरा-पूरा रूट 3 होता है, 16 का, तो जिनका पूरा परफेक्ट स्क्वायर जो बन जाते हैं वो हमारे पास रैशनल होते हैं, अदरवाइज़ बाकी नंबर इर्रेशनल होते हैं। और ई भी बेटा हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। तो रैशनल इसमें से सिर्फ 16.3333 यही वाला हमारे पास है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये रिपीटिंग भी है, रिकरिंग भी, तो ये सारा इसमें आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये वाला एक क्वेश्चन है, इसमें वो कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है z इक्वल टू e की पावर -10t, तो इसमें वो पूछ रहा है कि t के लिए इसको डिफाइन करना है। तो ये क्वेश्चन भला कैसे होगा बताएं जरा? जी बेटा, ये क्वेश्चन भला कैसे होगा? जी। अच्छा, इसमें अब अगर आप देखें ना तो एक हमारे पास फ़ॉर्मूला होता है ये वाला r इंटू कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है r इंटू ई की पावर आयोटा एक्स। मैं आपको सिंपल कहता हूँ, जब भी ये ई की पावर में कोई चीज़ लिखी होगी ना तो आयोटा को छोड़ के जो कुछ भी होगा वो कॉस और साइन का एंगल होगा। जैसे अभी आप देखें ना, कॉस एक्स है और ये साइन एक्स है, कॉस और साइन का एंगल एक्स है, तो ये ई की पावर में आयोटा एक्स, आयोटा का कोएफ़िशिएंट एक्स, ये बेसिकली कॉस और साइन का एंगल है। तो सेम कॉन्सेप्ट हमने इधर यूज़ करना है। अब यहाँ पे आयोटा हमारे पास नहीं, ये लिखा हुआ है ई की
पावर माइनस 10t। तो अब ये बेसिकली जो माइनस 10t है ये कॉज और साइन का हमारे पास एंगल है। तो उसके लिए अब हम देख सकते हैं कि मॉडुलस निकालने का हमें फार्मूला पता हो, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यहाँ पे रियल पार्ट कॉज एक्स है और इमेजिनरी पार्ट साइन एक्स है, आयोटा का कोफिशिएंट, और एक्स की जगह पे हमें पता है माइनस 10t इनका एंगल आएगा। अब उसके बाद हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 के इक्वल होता है। अब ये कॉस स्क्वायर इधर भी एंगल सेम है, साइन स्क्वायर इधर भी एंगल सेम है, तो ये बेसिकली 1 के इक्वल होगा, और 1 जब रूट में आ जाएगा तो इसका 1 आंसर आ जाएगा। बस इतना ही सिंपल है। यानी अब से जब भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्मेट में गिवन होगा ना, ए की पावर आयोटा, मतलब ए की पावर में कोई चीज लिखी हुई है तो आयोटा को छोड़ देना, इधर तो वैसे ही आयोटा नहीं था, तो ये बाकी जो कुछ भी होगा वो बेसिकली आपके पास कॉस और साइन का एंगल होगा। तो आपने इस चीज को इस फॉर्मेट में लिख लेना है, कॉस प्लस आयोटा साइन के फॉर्मेट में। आगे फिर आप लोगों ने इसका मॉडुलस निकाल लेना है। अब कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, एक्स की जगह पे हम माइनस टेन टी, एंगल चूंकि कॉस और साइन के सेम है, दरमियान में प्लस है, तो ये 1 होगा। अच्छा, आगे वो बेटा कह रहा है कि एक फंक्शन है साइन इंटू टू एक्स प्लस थीटा एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इन रेडियंस, ये जो फंक्शन है ये 0 होगा। अब हमें पता है साइन उस वक्त 0 होता है एन पाए में, 180 डिग्री के मल्टीपल में साइन हमें 0 मिलता है, साइन 180 भी 0 होता है, इसी तरह साइन 360 भी 0 होता है। तो साइन वैसे, अब ये जो एंगल है ना 2x प्लस थीटा, इट शुड बी इक्वल टू एन पाए। अब मैंने आपको कहा था ना पाए 180 या 180 डिग्री के मल्टीपल में। अब यहाँ से आप लोगों ने बेटा क्या काम करना है, यहाँ से आप लोगों ने x निकाल लेना है, ये थीटा उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये n पाए माइनस थीटा बनेगा, और उसके बाद आप लोगों ने x को सेपरेट कर लेना है। जब आप x सेपरेट करेंगे तो ये हमारे पास 2 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो x की वैल्यू है वो n पाए माइनस थीटा ओवर 2 की इक्वल होगी, तो हमारे पास ये बेटा जो साइन वाला फंक्शन है ये सारा हमारे पास 0 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अब आगे अगर हम मूव करें तो उसके बाद बेटा अब ये इस चैप्टर्स में से मैं आपको बताता जाता हूँ, जैसे एक सेट है विद नो, अच्छा ये ना बाजू का चैप्टर्स वैसे मैंने कोशिश तो की हुई है, मगर चैप्टर्स के अंदर बाकी चैप्टर्स के भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो वो जरा सही तरह मुझसे रही नहीं हो सके। अब आप लोगों ने देखना चाहना, आप सेट विद, बस फॉर एग्जांपल हम सेट्स वाले चैप्टर कर रहे हैं तो हो सकता है इसके मैट्रिसेस या क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले भी एमसीक्यूज आ जाएं। अ सेट विद नो एलिमेंट इज कॉल्ड, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट भी नहीं होता उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं, बिल्कुल सिंपल। अच्छा, इसमें वो कहता है कि ये आपको एक कंडीशनल गिवन है, क्यों, अब इम्प्लाइज पी, ये उसी वक्त फॉल्स होगा जब ये इसका जो कंक्लूजन होता है ना पी ये फॉल्स हो। तो ये जहाँ पे पी फॉल्स आ रहा है, पी फॉल्स होगा तो ये सारी स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। तो ये एक आप लोग, ये आप लोगों के उधर टेबल्स भी हैं, उधर से भी आप लोगों ने थोड़ा सा इनको रिकॉल कर लेना है। अभी आपको आइडिया भी होता जाएगा कि किन चैप्टर्स में से किन डायमेंशन में से ये पूछते हैं क्वेश्चन। इफ टू सेट्स हैव नो कॉमन एलिमेंट्स, अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होता तो उसको हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। फिर वो कहता है, अब ये देखना जैसे ये कॉनिक सेक्शन वाला एमसीक्यूज आ गया है, द डायरेक्ट्रिसेस ऑफ द पैराबोला। अब इसका डायरेक्ट्रिसेस कैसे निकालते हैं, पहले तो इस पैराबोला की ओपनिंग आप देखो, राइट साइड पे y नेगेटिव है ना, तो इसका मतलब y नेगेटिव किधर होता है, लेफ्ट, डाउनवर्ड ओपनिंग है इसकी। इस पैराबोला की ओपनिंग डाउनवर्ड है, तो जिधर बेटा पैराबोला की ओपनिंग होती है उसके अपोजिट साइड पे हमारे पास एक फिक्स लाइन होती है, उसको हम डायरेक्ट्रिसेस कहते हैं। ये आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को बड़ी डिटेल में भी बताया था। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर पैराबोला की ओपनिंग इस तरह डाउनवर्ड है ना, तो यहाँ पे हमारे पास एक फिक्स लाइन होगी, तो यहाँ पे हमारे पास एक फिक्स लाइन होगी, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट्रिसेस। अच्छा, इसके बाद अब बेटा अगर आप लोग देखो तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से आप कंपेयर कर लो। स्टैंडर्ड इक्वेशन डाउनवर्ड पैराबोला के लिए होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, और इधर आपको गिवन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस by। तो आप जब इनको कंपेयर करेंगे बेटा तो -4 इक्वल टू माइनस बी के इक्वल आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो a इक्वल टू b बाई 4 हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास इक्वेशन क्या होती है डायरेक्ट्रिसेस की, y इक्वल टू a, क्योंकि देखो ना अगर मैं यहाँ पे इसके ये इस तरह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाता हूँ तो पैराबोला की ओपनिंग डाउनवर्ड है ना, क्योंकि राइट साइड पे वाई नेगेटिव है, तो वो जो डायरेक्ट एक्सिस वाली लाइन है वो ऊपर की तरफ आएगी, और उसके इसमें आप देखें तो वाई इक्वल टू ए हमारे पास पॉजिटिव होगा। तो ये वाई इक्वल टू ए है, ए की जगह पे बी बाई 4 पुट कर दें तो ये बेटा हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा जी, इसको देखें कैसे होगा, ये आप लोगों को मैंने लेक्चर के अंदर भी ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, सेम एज इट इज। द रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से एम एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो रेंज ऑफ वैल्यूज फॉर m वो पूछ रहा है। इसको अब जरा आप लोग देखें, इसको अब आप लोग देखें जरा, तो ये बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करें जी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड बना ले। देखो यार वो कह रहा है कि रूट्स ऑफ द रेंज ऑफ द वैल्यूज फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर नॉट इक्वल, तो रूट्स उसी वक्त इक्वल नहीं होंगे, हम डिस्क्रिमिनेट लेस देन 0 रखेंगे, मगर सबसे पहले आप लोगों ने इसको इसको वो कन्वर्ट कर लेना है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में।
तो अब ये इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई है, जिसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है m-1 और x का कोफिशिएंट b होता है जो कि -3 और सिंपल कांस्टेंट c होता है। अब आप लोगों ने सिंपल क्या काम करना है बेटा, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेना, और डिस्क्रिमिनेंट को लेस देन 0 रख के आपने आगे इसका इंटरवल निकाल लेना है, और वो आप लोगों के पास इसका आंसर आ जाएगा। तरीका कर मैंने आपको बता दिया है। ये वाला क्वेश्चन देखें, ये भी बिल्कुल उसी टाइप का ही है। Find the set of values of m for which the expression have real roots. अच्छा, जब रियल रूट्स होंगे ना तो एक चीज याद रखें, उस वक्त डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा। तो अब उसी तरह आप लोग इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें, ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको उसने इक्वेशन दी हुई है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है और सिंपल कांस्टेंट सी होता है। तो बस डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 रखें, क्योंकि वो कह रहे हैं ना इसके रियल रूट्स हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर, इमेजिनरी कहता तो लेस देन 0 रख देना था, इक्वल कहता तो इक्वल टू 0 रख देना था। तो आगे बस वो इंटरवल निकाल लेना। एम स्क्वायर ग्रेटर देन 16 है ना, तो इसके बाद आप इसकी अगर रेंज निकालेंगे तो -4 से 4 तक बनेगी। अच्छा, एक्सेंट्रिसिटी लेस देन 1 किसकी होती है, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखकर बताएं। एक्सेंट्रिसिटी लेस देन 1 किसकी होती है, जल्दी जल्दी बताएं, शाबाश। एक्सेंट्रिसिटी लेस देन 1 किसकी होती है, कौनिक सेक्शन में मैंने आपको बड़ी डिटेल में बताया था जी। एक्सेंट्रिसिटी लेस देन 1 हमारे पास एलिप्स की होती है। पैराबोला की कितनी होती है, 1। सर्कल की कितनी होती थी, ठीक है, गुड। हाइपरबोला की ग्रेटर देन 1। अच्छा, अब इसमें वो आपसे पूछ रहा है कि ये एक सेट है, बताओ जी, डिवीजन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट, कि अगर हर एलिमेंट को डिवाइड करें तो जो आंसर आता है क्या वो इस सेट में मौजूद होगा, तो आंसर है जी नो। अब 1 को 0 से डिवाइड करो, अनडिफाइन आता है, तो वो तो इस सेट में मौजूद ही नहीं है। एडिशन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, बिल्कुल ये एडिशन इस पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब -1 में -1 ऐड करें, -2 आता है, वो इस सेट में मौजूद ही नहीं है। तो एडिशन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, ये ऑप्शन ठीक है। मगर जब भी बोथ और ऑल ऑफ दीज आ जाए तो बाकी सारे भी देखने होते हैं। एस इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन, क्या ये विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन क्लोज है, नो। क्योंकि हमें पता है जब 0 से डिवाइड करेंगे इन्फिनिटी आएगा, वो इस सेट में मौजूद ही नहीं है इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये वो डेल्टा एस इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, हाँ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन अब क्लोज है। अब कोई से भी दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा वो इस सेट में मौजूद होगा। तो यूं बोथ बी एंड डी इज द राइट आंसर। अब बेटा इसमें वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाई कंडीशनल, बाई कंडीशनल में इस तरह बेटा दोनों तरफ एरो बने होते हैं, तो यूं हमारे पास इसका अल्फा राइट आंसर है। फिर वो कहता है a-b इज द सबसेट ऑफ, किसका, ऑप्शन में पूछ रहा है। a-b का मतलब होता है सेट ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, तो वो किसका सबसेट होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आपको एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने ए सेट ले लिया ये, और बी सेट हमने इसका सबसेट बना दिया, यही कंडीशन है ना कि बी सबसेट है ए का। इसका मतलब होता है बी के तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं। ए सेट्स ले लिया 1 से 5 और बी सेट ले लिया 1 2 3। अब मैं a-b निकालता हूँ, मतलब सेट ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, तो वो 4 5 आएगा। अब मैं ए और बी का यूनियन निकालता हूँ, ए यूनियन बी कैसे निकलेगा, ए और बी के तमाम एलिमेंट्स लिख लें, वो सेट ए ही आ जाएगा। अब खुद देख लें, a-b क्या था, 4 5, वो इस ए यूनियन बी में मौजूद है। इसका मतलब ये a-b जो है ये सब सेट है ए यूनियन बी का। तो यूं हमारे पास इसका बीटा राइट आंसर है। मैंने एग्जांपल देकर आपको समझाने की भी कोशिश की है। अब बेटा ये वाला क्वेश्चन है, इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाता है, 2 प्लस फिर 2 के ऊपर रूट है, फिर +2 के ऊपर रूट, और ये चलता जा रहा है। तो इसका सिंपल तरीका होता है, ये x के इक्वल है, दोनों तरफ पहले स्केयरिंग कर लें। ये देखें, जब दोनों तरफ स्केयरिंग करेंगे तो ये 2 जो है ये रूट से बाहर आ जाएगा, प्लस आगे फिर ये चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। अब ये जो रूट के अंदर इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है, इस सारे को x के इक्वल लेट कर ले, जैसे मैंने इधर x के इक्वल लेट किया है। तो अब ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 2 लेफ्ट साइड पे भेज दे -2, और ये सारा हमने किसके इक्वल लेट किया था, x के। अब x इधर भेज दें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसको सॉल्व कर लें बेटा, तो आपके पास x की वैल्यूज आ जाएंगी, वो अब आप लोगों ने निकाल लेनी है। आंसर मैंने आपको बता दिया है बीटा, टेक्निक भी आपको बता दिया कि कैसे करना है। आगे वो कहता है अगर दो सेट्स के दरमियान कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, ये हमने पहले भी किया है, इसको हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। फिर नेक्स्ट वो कह रहा है कि एक फंक्शन है ए से बी तक, तो इसको ऑन टू फंक्शन कब कहेंगे, बड़ी डिटेल में मैंने आपको बताया था कि जब किसी फंक्शन की रेंज जो होती है वो दूसरे सेट बी के इक्वल आ जाए, तो उसको हम बेटा कहते हैं कि ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन है। तो ये आप लोगों ने लेक्चर नोट में से भी इसको स्लाइड में से एक दफा रिकॉल कर लेना है। फंक्शन की टाइप्स के लिए मैंने आपको ये भी बात समझाई थी कि हमने फंक्शन की टाइप्स के लिए मैंने आपको कहा था कि रेंज देखनी होती है। ठीक है जी, उसके बाद आगे अगर देखें तो
अब ये वही फिर क्वेश्चन आ गया, क्यों अगर इम्प्लाई कर रहा है पी को, तो पी कंक्लूजन अगर फॉल्स होगा तो सारी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। वो कह रहा अच्छा ये टेबल इसका आप लोगों ने देख लेना है, ये जो कंडीशनल मैं भी बता रहा हूँ इसका ट्रूथ टेबल वगैरह आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, कंक्लूजन फॉल्स होगा पी तो ये सारी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। ऐसी स्टेटमेंट जो हमेशा फॉल्स होती है उसको हम असर्टिटी कहते हैं, ये भी आप लोगों ने बेसिक डेफिनेशन इसकी देख लेनी है। अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं तो पी इंटू ए यूनियन बी क्या होगा, ये फार्मूला आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ा होगा। पी इंटू ए यूनियन बी हमारे पास पी होता है पी इंटू ए प्लस पी इंटू बी। तो ये हमारे पास सिंपल फार्मूला है, इसको भी आप लोगों ने बेटा देख लेना है। अगेन ये वही दोबारा है, ये कंडीशनल वाला आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना है, क्यू इम्प्लाइज पी। तो ये ट्रू कब होगी, ट्रू उस वक्त होगी जब पी हमारे पास ट्रू होगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, और इसके ट्रूथ टेबल को आप लोगों ने थोड़ा सा देख लेना है। एक तो सी ऑप्शन बन रहा है, और या दोनों ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो, ठीक है। तो इसका डेल्टा ऑप्शन होगा। बहरहाल आप लोगों ने इसका ट्रूथ टेबल वगैरह वो सारा देख लेना है। ये भी बेटा एक जनरल इन्फॉर्मेशन बेस एमसीक्यूज है। आर सेट ऑफ रियल नंबर है, जी सेट ऑफ इंटीजर्स है, क्यू रैशनल नंबर है, एन नेचुरल नंबर है। और वो कहता है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। एन जो होता है आप देख सकते हैं ये क्यू के अंदर इसके सारे एलिमेंट्स आते हैं और क्यू के रियल नंबर्स में आते हैं। इसी तरह ये जो नेचुरल नंबर्स हैं ये सारे इंटीजर्स में भी होते हैं, इंटीजर सारे रैशनल नंबर्स में होते हैं, रैशनल सारे रियल नंबर्स में होते हैं। नेचुरल नंबर इंटीजर्स में भी होते हैं, इंटीजर सारे रियल नंबर्स में होते हैं। तो ये बेसिकली ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। ये सारी स्टेटमेंट ट्रू है। इसका बताएं जी क्या आंसर होगा। हाँ, नोट नहीं करना आपको, ये सारे नोट्स वगैरह सारा कुछ आ जाएगा ग्रुप के अंदर, रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। शाबाश, इसका बताएं जल्दी जल्दी बताएं। इसका बताएं आप। अब जैसे वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्डर पेयर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो इसमें आप देखें ना सबकी डोमेन, इसकी डोमेन है 135, इसकी डोमेन है 315, वही बात होगी 135, इसकी डोमेन भी 135, इसकी डोमेन और है, इसकी डोमेन और है 135, इसकी डोमेन है 145, तो इसकी डोमेन सेम नहीं, तो ये इनसे डिफरेंट होगा। तो यूं हमारे पास इसका आ जाएगा बेटा जी, तो इसके पास हमारा सी आ जाएगा जी। अच्छा उसके बाद अब मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में बेटा देखें, अब मैट्रिक्स विद ऑल एंट्री जीरो, एक मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्री जीरो होती हैं उसको हम क्या कहते हैं। अब मैट्रिक्स विद ऑल एंट्री जीरो, जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी बताएं, शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी बताएं। शाबाश 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 शाबाश। जी गुड, वेरी गुड वेरी गुड बेटा, बड़ा एक्टिव हो के आप लोगों ने रहना है तो इसको। हाँ जी, अब मैट्रिक्स विद ऑल एंट्री जीरो उसको हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स, ठीक हो गया। अच्छा ये वाला बेटा क्वेश्चन, अब मैंने आपको बताया था ना कि चैप्टर्स के अंदर एमसीक्यूज शफल होंगे, बाकी चैप्टर्स के भी आ सकते हैं। अब जैसे ये कम्प्लेक्स नंबर में से दोबारा आ गया 1 - 3 रूट इंटू आयोटा ओवर 2 ऑफ सारे की पावर 4 है। तो अब मुझे जल्दी से बताएं इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग, जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी बताएं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या टेक्निक है इसकी। जी गुड। आप लोगों ने बेटे इसको क्या कम करना है, 2 की पावर 4 करके 1/16 साइड पे कर देना, 1 - 3 रूट आयोटा की पावर 4 होगी। तो पावर 4 को आपने लिख देना 1 - 3 रूट आयोटा स्केयर का स्केयर। तो 1 - 3 रूट आयोटा के पहले स्केयर ओपन करें, जो भी आंसर आएगा वो a प्लस बी आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका फिर स्केयर कर दें। तो इस तरह आप लोगों ने अब इसको सॉल्व कर लेना, आंसर मैंने बता दिया अल्फा है। ठीक है, अब मैं सारे आपको नहीं बताऊंगा, कुछ की मैं आपको टेक्निक्स बताता जाऊंगा, वो फिर आपने खुद करना है, ताकि फिर हमारा बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर ना हो जाए। अब इसमें अगर आप देखें तो ये ए मैट्रिक्स है और इसका ए इनवर्स निकालना। अब ए इनवर्स बेटा आप लोगों को निकालना आता है, एडजॉइंट निकालें पहले इस मैट्रिक्स का और उसके बाद इसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दें। पहले तो देख लें कि इसका डिटर्मिनेंट जीरो तो नहीं है, अगर जीरो आ जाए तो फिर ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होता है और उसका इनवर्स नहीं हम निकाल सकते। तो ये बहरहाल आप इसका निकालेंगे तो ये हमारे पास आप देखेंगे कि इसका हमारे पास डिटर्मिनेंट ये हमारे पास -1 आएगा। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें, -1 जीरो को 1 से करें जीरो, तो -1 इसका डिटर्मिनेंट आ गया। एडजॉइंट बेटा कैसे निकालते हैं कि ये जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं इनकी जगह बदल देते हैं, 1 की जगह -1 और -1 की जगह 1, तो ये इनकी जगह बदल दी। और बाकी ये जो दूसरे सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं ना बेटा, इनको हम क्या कम करते हैं, इनके साइन चेंज कर देते हैं। तो अब ये जो एडजॉइंट आया है इसको आप -1 से डिवाइड करें, -1 से डिवाइड करने का मतलब है अंदर सारे एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दें। तो वो अगर आप बेटा देखोगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो नन ऑफ दीज।
अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल है। आई होप आपको इसका पता चल गया है कैसे भला। -1 + 3 35 रूट, इसका ऊपर अलग स्क्वायर कर लें और 2 का स्क्वायर करके 1/4 साइड पे कर दें। तो यही तरीका 1/4 साइड पे कर दिया, ऊपर मैंने स्क्वायर ओपन कर दिया, a + b होल स्क्वायर। तो उसके बाद बेटा अब अगर आप देखेंगे तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करेंगे, 36 और -2 × 35 रूट से 2 कॉमन निकलेगा। वो जो 2 कॉमन निकलेगा वो नीचे 4 से कट जाएगा। तो ये बहरहाल आप देखेंगे तो हमारे पास इसका सी इज द राइट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन क्या इसका आंसर है, जल्दी से बताएं। 9009 कौन सा मैट्रिक्स है? स्केलर है, नल है, डायगोनल है, आइडेंटिटी? जल्दी बताएं जल्दी। अगर आपके पास मेन डायगोनल के एलिमेंट्स एक जैसे आ जाए ना, तो आंखें बंद करके आपने स्केलर मैट्रिक्स लगा देना है। ठीक हो गया? अब इसको देखें। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड, स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल आर जीरो। अगर बेटा बिलो द डायगोनल सारे एलिमेंट जीरो हैं तो वो अपर ट्राइंगुलर होगा, और अगर अबव द डायगोनल सारे एलिमेंट जीरो हैं तो फिर हमारे पास वो क्या होगा? लोअर होगा, लोअर ट्राइंगुलर। ठीक है, इसमें चूंकि वो कह रहा था कि बिलो द मेन डायगोनल आर एलिमेंट्स आर जीरो, तो फिर ये अपर ट्राइंगुलर होगा। तो ये बेसिक सिंपल डेफिनेशन है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, इसमें वो कहता है ए मैट्रिक्स है। ये 2-3 दफा क्वेश्चन रिपीट हो गया होगा, आगे भी शायद आ जाए। एक ए मैट्रिक्स गिवन है, ए के अंदर उसका इन्वर्स निकाल के ऐड करो। अच्छा, ए मैट्रिक्स के अंदर उसका इन्वर्स निकाल के ऐड करो, और ये के आई की इक्वल है। के कोई नंबर है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आपको पता है। देन द वैल्यू ऑफ पी एंड के। तो मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये ए मैट्रिक्स है, उसका इन्वर्स कैसे निकलेंगे? इसके सारे एलिमेंट्स को उल्टा कर दें, 1/1 करेंगे तो वही आएगा, 0/0 0 आ जाएगा, पी को कर देंगे 1/p, ये इसका बहरहाल इन्वर्स आ गया। अब ए मैट्रिक्स के अंदर उसके इन्वर्स को ऐड कर दें, तो ये ए मैट्रिक्स था, ये हमने इसका इन्वर्स निकाला था। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये आंसर आएगा, और इट शुड बी इक्वल टू के इंटू आई। अब k इंटू आई, आई हमारे पास क्या था? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहां से अब बेटा आप लोगों ने देख लेना है कि ये आइडेंटिटी हमारे पास कब बनेगा। ज़ाहिर है जब p की जगह पे आप 1 पुट करोगे तो इधर 1 आ जाएगा, इधर भी 1 आ जाएगा, और k की वैल्यू आप लोग देख सकते हैं कि बाय 2 होगी तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। बहरहाल ये क्वेश्चन आगे भी आता है, तो मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। फिलहाल आपको थोड़ा इसका आइडिया हो गया, ये क्वेश्चन आगे रिपीट भी हो जाएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है कैसे? किसको एक्सपेंड करोगे, फर्स्ट रो को या फर्स्ट कॉलम को? जल्दी बताएं। जी, बिल्कुल, फर्स्ट कॉलम को एक्सपेंड कर देना तो ये बिल्कुल ईज़िली हो जाएगा। 25 आंसर आता है, आप लोगों ने इसको करके देखना है। आगे को वो कह रहा है द सॉल्यूशन सेट ऑफ द क्वेश्चन। बेटा इस तरह से आपसे वो ना सॉल्यूशन सेट तो काफ़ी ज़्यादा पूछेगा। तो जब भी वो आपसे सॉल्यूशन सेट पूछेगा हमेशा बैक सॉल्व करें, ये मेरा आपको मशवरा है। बारी-बारी सारे ऑप्शंस पुट करें दोनों इक्वेशन में, जो ऑप्शन दोनों इक्वेशन को सैटिस्फाइड कर जाएगा वो आंसर होगा। अब आप इसमें बीटा में x की जगह 1, y की जगह 1 पुट करोगे, ये भी नहीं सैटिस्फाइड करेगा, 2, 3 भी नहीं करेगा, 0 भी, तो इसका मतलब इसका एम्प्टी सेट होगा हमारे पास। इसका कोई सॉल्यूशन भी इधर मौजूद नहीं है ऑप्शन में। तो जब भी आपसे वो सॉल्यूशन पूछेगा ऐसे ही, तो इसको भी कैसे सॉल्व करोगे? बैक सॉल्व टेक्नीक से। यानी आप y की जगह पे क्या पुट करेंगे? पहले 2 पुट करें, देखें क्या ये दोनों इक्वेशन इक्वेट हो रही हैं, फिर 4 पुट करें। इस तरह आप लोगों ने इसको बैक सॉल्व करना है, जैसे कि आपके सामने मैंने किया भी है। 4 इसका राइट आंसर है, तो अगर आप 4 y की जगह पे इस गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे, मैंने किया भी है, तो आप देखें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है। तो इस तरह आप लोगों ने इसको बैक सॉल्व करते जाना है। ये बताएं जी, इसका सॉल्यूशन सेट भी कैसे निकालोगे आप लोग? शाबाश। अब इसमें y को सेपरेट करना पड़ेगा, जिस तरह ये ऑप्शंस दे रहा है ना, तो y को हमें सेपरेट करना पड़ेगा। 2y + 5 ग्रेटर देन 4y - 3। तो आप लोग सिंपल क्या करो, ये -3 है ना, कांस्टेंट एक तरफ भेज दो। पहले दोनों तरफ +3 कर दो, इधर भी +3 कर दो, इधर भी +3, तो ये -3 + 3 कट जाएंगे, पीछे सिर्फ 4y बचेगा। अब y वाली एक तरफ कर दो आप लोग टर्म। तो ये मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, तो ये 8 ग्रेटर देन 2y बचेगा, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करो तो 4 ग्रेटर देन y, या हम इसको कह सकते हैं y लेस देन 4। ठीक है, तो एक ही बात है, डेल्टा इज द राइट आंसर। आई होप आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आती है। अब इसमें वो कहता है ये क्वेश्चन उसी टाइप के, ये एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ये हमने बतानी है। तो अगेन देखें, ये मैट्रिक्स गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ए के अंदर ए इनवर्स करना है कि ए आई के इक्वल है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, ये ए मैट्रिक्स गिवन था हमें, इसका इनवर्स निकालेंगे हम। अब आप अगर देखो तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा, 0 को p से मल्टीप्लाई करो, 0 0 - 0 करेंगे तो डिटर्मिनेंट 0 हो गया। तो जब हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो k की वैल्यू 0 होगी, मतलब k और p आपस में इक्वल हैं। ज़ाहिर है ये p भी 0 करना पड़ेगा, और इधर k की जगह पे भी हमने 0 0 रखना होगा। तो ये आप लोगों ने इसको ज़रा देख लेना है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद अब मैं अगर आप लोगों को बेटा ये वाला क्वेश्चन क्या है, ये तो वही। अच्छा, अब इधर से ना थोड़ी ये क्वेश्चन दोबारा वही रिपीट होने लग जाएँगे। 2x + 3 लेस देन 0 हमने अभी करके आए हैं कि ये इनइक्वालिटी है। और ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा?
ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, बी मैट्रिक्स आपको गिवन है, ए एक्स इक्वल टू बी है, और इफ द मैट्रिक्स एक्स किसकी इक्वल होगा, मैट्रिक्स एक्स किसकी इक्वल होगा, तो आप लोगों ने एक्स निकालना है। तो उसका तरीका कर बेटा आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ये ए उधर जाके ए इनवर्स हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप 3.12 में करके आए हैं। तो अब ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालो, फिर ए का एडजॉइंट निकालो, तो ये इनवर्स आ जाएगा एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड करके। फिर आप लोगों ने जो इनवर्स निकाला है ए का, उसको बी से मल्टीप्लाई कर दो। ए इनवर्स को जब बी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा 5 इंटू -3। तो बहरहाल आप लोगों को मैंने मेथड बता दिया, आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना है। अच्छा, उसके बाद आगे ये वाला क्वेश्चन अगर हम देखें तो ए मैट्रिक्स भी गिवन है, सी मैट्रिक्स भी गिवन है, ए बी इक्वल टू सी है, बी मैट्रिक्स हमने फाइंड करना है। तो ये भी बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये तो अभी बल्कि हमने किया भी है। अब आप देखो ना, ए बी को मल्टीप्लाई करें तो सी आता है, तो यानी हमने अब देखो ना, आपको बी मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। इसका मतलब ऑप्शन में बी मैट्रिक्स गिवन है, आप क्या काम करो, ए मैट्रिक्स के साथ बी मल्टीप्लाई करो। लेट्स सपोज कि अल्फा ऑप्शन में देखता हूं, पहले ए मैट्रिक्स लिखता हूं 1 3 2 -1, उसके साथ ये अल्फा ऑप्शन का बी मैट्रिक्स लिखता हूँ 1/7, ये जो था ये लिखा, और ये इक्वल होना चाहिए सी मैट्रिक्स के, क्योंकि ए बी इक्वल है सी के, और सी मेरे पास क्या है 1001। तो अब आप बेटा सिंपल इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि ये इसको सेटिस्फाइड कर गया है। इधर भी आप इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो इसका वही आंसर आएगा 1001। तो अमूमन इस टाइप के क्वेश्चन में अल्फा बीटा ही राइट आंसर होता है, ताकि आपको ज्यादा बैक सॉल्व ना करना पड़े। अब इसमें वो कॉम्प्लेक्स नंबर में वो कहता है कि 1 प्लस आयोटा कैन आल्सो बी एक्सप्रेस, तो ये मैं बिल्कुल आपको अभी करवा के आई, ये वही वाला क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है। इसमें मैंने आपको कहा था कि बैक सॉल्व करना है, ये cos 60 है, इधर बाय 2 भी होगा, तो cos 60 हमें पता है 1/2 होता है, sin 30 भी 1/2 होता है, तो उसको बहरहाल आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ये थोड़ा सा ऑप्शन इसमें चेंज है, बहरहाल ये उसी क्वेश्चन की टाइप है। आई होप आपको आइडिया हो गया कि जब वो इस तरह कहेंगे ना 1 प्लस आयोटा को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ऑप्शन में आपको कॉस साइन की फॉर्म में उसने कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा, तो आप लोगों ने बैक सॉल्व कर लेना है। अच्छा, अब वो कहता है कि एक ए मैट्रिक्स है के 0 0 पी, देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट पी एंड के, तो वो कह रहा है ए प्लस ए इनवर्स 2 आई की इक्वल होगा, आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको करें सॉल्व जरा, अभी मैं आपको इसका तरीका बता कर आया था। ये देखें बेटा, ए मैट्रिक्स है, हमने लिख लिया ए मैट्रिक्स, ठीक है, उसका इनवर्स भी निकाल लिया ए मैट्रिक्स का, ठीक है। वो कहता है ए मैट्रिक्स, ये देखें ए प्लस ए इनवर्स 2 आई की इक्वल है, ठीक है। तो बहरहाल आप लोगों ने इसको देख लेना, ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी हम करके आए हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल उसी तरह के, ये आपने थोड़ा सा इसको देख लेना, जो पहले वाला मैंने करवाया था ना उसको आपने देख लेना है। इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स के स्क्वायर ब्रैकेट्स के अलावा ये वाली ब्रैकेट्स भी इसकी होती हैं, तो इनवर्स निकालने का वही तरीका कार है, पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालें, फिर इसका एडजॉइंट निकालें। एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से आप लोगों ने डिवाइड कर देना है, तो वो उसका इनवर्स आ जाएगा। आप ये कैलकुलेशन आप लोगों ने खुद करनी है, मैं आपको आंसर इसका बता देता हूँ, मेथड आपको। अच्छा, यहाँ से पता चला कि ये मैट्रिसेस में से बिल्कुल बेसिक चीजें पूछ रहा है कि इनवर्स कैसे निकालो, इनवर्स ज्यादा पूछ रहा है, डिटर्मिनेंट और इनवर्स। ये भी बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, अभी हम करके आए थे। ये 2 की पावर 4 करेंगे, 1/16 साइड पे हो जाएगा, और ऊपर -1 प्लस 3 रूट आयोटा की पावर 4 है, तो उसको स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, 2 दफा हमें स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी। ये भी हमने किया था, ये दोबारा रिपीट हो रहे हैं, स्केलर मैट्रिक्स इसका आंसर है। और ये भी मैं आपको बता के आया था कि मेन डायगोनल्स के नीचे अगर तमाम एलिमेंट 0 होंगे तो वो अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स होगा। उसके बाद इसका इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स निकालना बेटा मैं आपको काफी दफा समझा चुका हूँ। इसका पहले डिटर्मिनेंट निकालें, फिर इसका एडजॉइंट निकालें, डिटर्मिनेंट को एडजॉइंट पे डिवाइड करें, थोड़ी बहुत कैलकुलेट, जैसे 1/4 आए तो 0.25 उसकी जगह लिखा होगा, 3/4 आए तो 0.75। तो बहरहाल इसकी कैलकुलेशन आप लोगों ने कर लेनी है। अच्छा, उसके बाद ये वाला बेटा, ये भी फर्स्ट ई कैट में भी आया था, a इक्वल टू आयोटा 10 माइनस आयोटा, a की पावर 4 निकालना है। तो इसका मतलब ये होगा कि पहले a मैट्रिक्स को a से मल्टीप्लाई करें, ये देखें a को a से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आएगा। अब जो भी a स्क्वायर आया है, जो आंसर आया, a स्क्वायर को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो a की पावर 4 आएगा। तो ये आप लोगों ने बेटा देख लेना, कोई इसमें मुश्किल नहीं। फिर ये अगेन वही क्वेश्चन है, ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला कर दें, नीचे 2 का स्क्वायर 1/4 साइड पे कर दें, तो ये आंसर आएगा। अच्छा, इसमें वो कहता है फॉलोइंग टू क्वेश्चंस रिलेट टू अ सिस्टम ऑफ लीनियर ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन एक्सप्रेस मैट्रिसेस फॉर्म एज फॉलोज। तो वो कहता है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए क्या होगा, ये जो पहला मैट्रिक्स इसका रैंक क्या होगा। तो आप लोगों ने सिंपल देखना है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, ये पहली भी नॉन जीरो रो है, तीसरी भी नॉन जीरो रो है, मगर ये दूसरे वाली सारी कंप्लीटली जीरोज रो है। तो नॉन जीरो रोज हमारे पास 2 थी, तो इसका रैंक भी हमारे पास 2 होगा। तो इस तरह आप लोगों ने इसको देख लेना है। फिर बेटा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसमें या सिंथेटिक डिवीजन में से आएगा, या वो आपसे रूट्स पूछेगा, या फिर वो एक एजेस वाला क्वेश्चन होता है। तो ये 3 टाइप से ज्यादा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से देखता है। अब हर क्वेश्चन आपको सोल्यूशन सेट के ही मिलेगा, जैसे ये देखें, द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन इज,
मैंने कहा था बैक सॉल्व करना है, एक्स की जगह पे पहले 1/2 पुट करो, इधर भी और इधर भी, तो आप देखो कि क्या इसका आंसर 10 आ रहा है, तो जिस ऑप्शन ने आपका 10 आंसर बता दिया वो राइट आंसर होगा। अब ये वेरीफाई आप लोगों ने खुद कर लेना, कोई भी ऑप्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तो इसलिए हमारे पास इसका डेल्टा आ जाएगा नन ऑफ दीज। अब ये वाला क्वेश्चन देखें, ये एक इक्वेशन गिवन है, उसको कहते हैं जब x-2 पे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है, तो वैल्यू ऑफ k हमने बतानी है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, x-2, यहाँ से x की वैल्यू निकाले 2, उसको इस इक्वेशन में पुट करें, तो रिमाइंडर किसके इक्वल रख दें, 1 के, तो उसको 1 के इक्वल रख के आंसर निकाल लेना। ये मैंने नीचे सॉल्व कर दिया है। x-2 में से x की वैल्यू निकालें, वो इस इक्वेशन में पुट करें, और उसका रिमाइंडर 1 के इक्वल रख के k निकाल लें। ये कैसे होगा, जल्दी बताएं, ये कैसे कैसे करेंगे, बस मुझे लिख कर बता दें कि करेंगे कैसे। जी बिल्कुल ठीक है, गुड बेटा, बैक सॉल्व कैसे बैक सॉल्व करेंगे, 1 को पहले इधर आप लोगों ने बारी बारी पुट करते जाना है, ये तो हाँ जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इसमें से कोई भी इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा। इधर 1 के साथ भी कोई y की वैल्यू होगी, इधर भी होगी, अब वो मुझे याद नहीं थी, ये पहले इसका नॉन एम्प्टी सेट ही इसका आएगा। बहरहाल आपको बेटा टेक्निक का पता चल गया, ये देखें कैसे होगा, अगेन वही बात। अच्छा, इसमें वो कह रहा है इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल, अगर रूट्स रियल है और अनइक्वल है, अनइक्वल का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन या लेस देन जीरो होगा, मगर वो रियल कह रहा है तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होगा। अब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो उसी वक्त हो सकता है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है ना b² - 4ac, जब b आपका ग्रेटर देन जीरो होगा, या हम कह सकते हैं कि ए बी हमारे पास लेस देन जीरो होगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 होते हैं, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर 2 होती है, जितनी वेरिएबल की पावर होती है उतनी हमारे पास रूट्स होते हैं। रियल रूट्स ऑफ, अगेन इसके रूट्स पूछ रहा है, कैसे करेंगे चैट बॉक्स में लिखकर बताएं, इसको कैसे करेंगे, रूट्स जब भी वो आपसे पूछेगा तो कैसे करेंगे। बेटा ये आपसे इधर से उसने रूट्स ही पूछने हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जी बैक सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ठीक है। एक्स की जगह पे -2/3 और फिर एक्स की जगह पे 2/3 पुट करेंगे, तो जिसने 4 बना दिया वो राइट आंसर होगा। ये मैंने आंसर बता दिया, आप लोगों ने वेरीफाई खुद कर लेना है। अगेन इसको कैसे करेंगे, ये वाला क्वेश्चन है, गिव्स वैल्यू ऑफ एक्स, ऑप्शन में वैल्यू ऑफ एक्स गिवन है, कैसे करेंगे, जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी बताएं, शाबाश शाबाश शाबाश। गुड गुड वेरी गुड, बैक सॉल्व करेंगे तो ये आपको पता है आंसर मैंने बता दिया, इसमें से कोई भी ऑप्शन सेटिस्फाइड नहीं करेगा। विच वन द वैलिड रूट ऑफ दिस इक्वेशन, बैक सॉल्व करना है, वैलिड रूट जो भी का है बैक सॉल्व करें, जो इसको सेटिस्फाइड करके ये इक्वल टू जीरो है, तो आप लोगों ने इसको बैक सॉल्व कर लेना है। अच्छा, उसके बाद कहता है सॉल्विंग द इक्वेशन, हाँ जी, इसको भी बैक सॉल्व ही करना है बेटा। ठीक है, गुड। ये अब बेटा सारी मैंने आपको टेक्निक्स बता दी। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, अब ये दो रूट्स हैं, 2+3 रूट और 2-3 रूट, इक्वेशन बतानी है, तो इक्वेशन का फार्मूला होता है x² - sx + p, s से मुराद होता है सम ऑफ रूट, p से मुराद होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब बेटा रूट्स का सम कैसे करोगे, एक रूट है 2+3 रूट और दूसरा रूट है 2-3 रूट, तो आप इनको ऐड करो, सम करो। हाँ जी, आप इनको ऐड करो, सम करो, एक दफा इनका सम निकाल लो, वो 4 आएगा, क्योंकि ज़ाहिर है 2+3 रूट और 2-3 रूट, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास 2+2 4 आ जाएगा। और फिर इनके प्रोडक्ट करो, 2+3 रूट और 2-3 रूट आयोटा जो है ये a² - b², तो ये अब हमारे पास इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास 1 आएगा, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, x² - sx + p। तो यहाँ से आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना, तो इक्वेशन ये बनेगी। आगे वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये बेटा अगर मैं पहली स्टेटमेंट देखूँ ना, तो 16 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 4², इस 16 को भी लिख सकता हूँ 4²। तो जब मैं इसको 16 को 4² लिखूंगा, ऊपर पावर 1/3 है, तो 4 की पावर 2/3 बन जाएगी। इस 16 को जब मैं 4² लिखूंगा, ऊपर पावर 1/6 है, तो 4 की पावर 2/6 बन जाएगी। तो इसके बाद बस अब आप अगर देखेंगे बेटा, तो इनकी बेस सेम है, तो मैं बेस नहीं लिखता, ऊपर पावर 2/3, आपको पता ना बेस सेम और मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाती हैं, तो 2/3 + 2/6 इक्वल टू, इस 4 की पावर थी 1, तो पावर इक्वेट कर लें, बेस सेम है, 2/3 + 2/6 1 के इक्वल रखें, तो आप देखें इसको जब आप एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये 1 के इक्वल आएगा। तो यूं आप देखेंगे अल्फा हमारे पास ट्रू है। बाकी इसी तरह आप सॉल्व करें, 3 को लिखें, 9 को लिखें 3², इस 9 को भी लिखें 3², तो ये आपके पास इक्वल नहीं आएगी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के। तो इस तरह इसको करना है, ये कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी जल्दी बताएं।
इसको कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी जल्दी बताएं। तो यहाँ से पता चला कि बैक सॉल्व के ज्यादा चांसेस है 95%। बहरहाल ये मैंने इसको वैसे ही सॉल्व कर दिया, वैसे भी अगर आपको सॉल्व करना आना चाहिए आप लोगों ने किया तो आप लोग बहरहाल इसको बैक सॉल्व भी कर सकते हैं। एक दफा एक्स की जगह 4 पुट करें फिर -2, जो दोनों वैल्यूज को इसको सॉल्व कर देंगी आंसर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के, वो होगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड रूट्स, इसको भी बेटा उसी तरह आप लोगों ने बैक सॉल्व करना है। ये इक्वल टू 0 है, जो भी ऑप्शन पुट करने से 0 आ गया वो हमारे पास राइट आंसर होगा। अल्फा बीटा दोनों इसको वेरीफाई करेंगे, इस इक्वेशन को आप लोगों ने देख लेना है। फिर अगेन वही बात है, सॉल्व द इक्वेशंस फॉर दिस, तो इसको भी आप लोगों ने बैक सॉल्व भी करना है। तो ये सारी बेसिकली बैक सॉल्व टेक्निक ही आती जाएंगी। इसमें वो कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स अल्फा बीटा, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा बीटा है वो इक्वेशन क्या होगी। तो इक्वेशन का फार्मूला होता है ना एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एस से मुराद सम ऑफ रूट, पी से मुराद प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब इसका सम क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, तो सम की जगह अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट की जगह अल्फा बीटा, तो ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन इसका राइट बनेगा। इसी तरह फिर वो कहता है इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर रियल एंड अनइक्वल देन, अच्छा रूट्स रियल और अनइक्वल उसी वक्त होंगे जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा। तो ए बी अगर हम लेस देन 0 का मतलब होता है ए बी नेगेटिव है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर तो ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा -4ac। तो बहरहाल ये आप इसकी कंडीशन डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि रूट्स हमारे पास रियल और अनइक्वल होंगे जब ए बी की प्रोडक्ट लेस देन 0 होगी। अब बेटा ये आप लोगों ने एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 के भी रख सकते हो और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 के भी, तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर, एक्स की सॉरी ये एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स की पावर 4 है प्लस -1 है, तो अब बेसिकली आपके पास इसके ये सी वाले आएंगे, +-1 भी इसका आंसर आएगा और प्लस माइनस आयोटा भी आएगा। तो ये आप लोगों ने देखा था ना, ये 4 रूट्स ऑफ यूनिटी में आप लोगों ने पढ़ा था, तो इसको बेशक आप लोग डायरेक्ट याद रख लें। -1 भी आएगा, +1 भी आएगा, माइनस आयोटा भी आएगा और प्लस आयोटा भी आएगा, तो सी इसका राइट आंसर है। इसका क्या होगा अब ये आप लोग करें, बताएं इसका क्या आंसर होगा। शाबाश, इसका क्या आंसर होगा। जी, जल्दी बताएं इसका क्या आंसर होगा। गुड, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल ठीक है। माइनस अल्फा और बीटा है ना, तो सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, बीटा माइनस अल्फा। माइनस अल्फा प्लस बीटा करो या बीटा माइनस अल्फा करो, एक ही बात है। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ जाएगी, माइनस अल्फा बीटा। तो ये मेरे ख्याल में बीटा राइट आंसर है जो आप लोग बता रहे हैं, ठीक है गुड। इसमें भी बेटा सोल्यूशन सेट पूछ रहा है, बैक सॉल्व कर लो, एक्स की जगह पे दोनों जिसने सो मैंने आंसर बता दिया, आप लोगों ने इसको वेरीफाई कर, सारे नहीं सॉल्व करने लग जाना, एक दो बस कर लेने आप लोगों ने। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ बी डज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट अ सिंगल पॉइंट। तो ये भी बेटा मैंने आपको बताया हुआ है इसका डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू के क्या तरीकाकार होता है, इसको आप लोगों ने थोड़ा सा रिकॉल कर लेना है। मैंने आप लोगों को बताया था ना डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू के कर्व कब कट करेगी, जो ग्राफ होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसका डिस्क्रिमिनेंट से पता चलता था कि वो कितनी दफा एक्स एक्सिस को कट करेगा। ग्रेटर देन 0 होगा तो कितनी दफा करेगा, लेस देन 0 होगा तो एक दफा भी नहीं करेगा, इक्वल टू 0 होगा तो 1 टाइम करेगा। तो वो आप लोगों ने एक दफा रिकॉल कर लेना है। क्लास जल्दी एंड हो जाएगी, मैं इसलिए जो सेम टाइप के क्वेश्चन है वो आपको बताता जा रहा हूँ। अब इसमें से बेटा ज्यादातर वो आपसे इसी तरह पूछ सकता है कि अगर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल की नोमिनेटर में लेस है देन द डिनोमिनेटर देन द फ्रैक्शन इज कॉल्ड, तो क्या आंसर होगा। जी, ये आपको ना काफी ज्यादा आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर कब होगी, जब नोमिनेटर की हाँ जी ग्रेटर हो जाएगी, तो फिर वो आप डिवाइड करते हैं। इसका चलें जी बताएं, ये बताएं इसका क्या होगा। अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना कि ये जी एक्सप्रेशन किसके इक्वल है, आप बैक सॉल्व करें। आप ऑप्शन में एलसीएम लें, जिसने ये आंसर बता दिया वो राइट आंसर होगा। अब फॉर एग्जांपल ये 2/x माइनस 2/x प्लस 1, इसका आप एलसीएम लें तो x इंटू एक्स प्लस 1 आएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये यही इक्वेशन बन जाएगी, बेशक सॉल्व करके देख लेना। इसका बेटा आप बताओ क्या होगा, बी किसके इक्वल होगा, ये अब आप लोगों ने करना है, ठीक है। इसको आप लोगों ने देख लेना, आंसर मैंने बता दिया है। अच्छा आगे बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर्स आता है, तो इसमें ना पहले मैं आपको एक दो चीजें समझा दूं, तो फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर जाता हूं जो पास्ट पेपर में आए हैं। फॉर एग्जांपल आपको थर्ड टर्म गिवन है 4, फिफ्थ टर्म गिवन है 8, एपी की 50th टर्म निकालनी है। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि दो टर्म्स एपी की बता के कोई तीसरे वाली पूछ रहा होता है। तो मैं आपको ना डी का बेसिकली शॉर्टकट बताना चाहता हूँ। थर्ड टर्म अगर 4 है, फिफ्थ टर्म अगर 8 है, तो आपने सब्सक्रिप्ट यूज करनी है। ये 5 है ना, फिफ्थ टर्म 5 और थर्ड टर्म 3 है, तो 5 में से 3 को माइनस करें, 2 आता है उसके साथ डी लगा दें, 2d।
अब फिफ्थ टर्म क्या थी 8, इसमें से थर्ड टर्म माइनस कर दें तो 8 में से 4 को माइनस करें 4। अब यहां से देखें डी कैसे शॉर्टकट निकल गया। आप लोग जिस तरह डी निकालते थे आप ए वो दो इक्वेशन बनाते थे, अच्छा मैं ऐसे भी कर सकता था। इधर तो मैंने फिफ्थ टर्म में से थर्ड को माइनस किया, मैं थर्ड टर्म में से भी फिफ्थ को माइनस कर देता हूँ। तो ये 3 में से 5 माइनस करूंगा तो -2 आएगा, और इधर 4 में से 8 माइनस करूंगा तो -4 आएगा, फिर भी D2 आएगा। अच्छा उसके बाद 50 टर्म निकालनी है तो आप फिफ्थ वाली टर्म अगर यूज करोगे तो उसमें 45D ऐड कर दो, क्योंकि 45 + 5 हमारे पास 50 होता है। अब 45D कितना है 2, और फिफ्थ टर्म 8 है, इनको सॉल्व करेंगे तो 98। अच्छा अगर आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल, मैंने तो इधर फिफ्थ टर्म यूज की थी, आप थर्ड टर्म भी यूज कर सकते हैं। अगर आप T3 यूज करेंगे तो उसके अंदर फिर 47D ऐड करना था, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये देखने जैसे अभी मैंने इधर किया है। अच्छा एक n निकालने का भी मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। अगर आपसे कभी वो पूछता है ना कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 148, कि कौन से नंबर वाली टर्म ये हमारे पास 148 है, ठीक है, जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस ढेर सारे आगे आपको मिलेंगे भी। तो इसका बेटा तरीकाकार ये होता है कि आप लोगों ने जिस टर्म की बात हो रही है ना, जैसे वो पूरा इस सीक्वेंस के अंदर 148 किसी नंबर पे आता है, तो उस टर्म में से पहली टर्म को माइनस कर दें। तो ये 148 है, इसमें से माइनस कर दें पहली टर्म को, वो क्या थी -2, और डिवाइड कर देना है आप लोगों ने कॉमन डिफरेंस से। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, दूसरी टर्म में से पहली माइनस करें, 4 में से माइनस करेंगे -2 तो 6 आएगा, और फिर उसमें +1 कर देना है। तो ये अब आपको नंबर ऑफ टर्म पता चल जाएगा कि इस सीक्वेंस में 26 नंबर पे 148 आता है। अब मेरी ये दो बातें आप लोगों ने याद रखनी है, तो ये सारे क्वेश्चन होते जाएंगे। जैसे अब ये देखो, इसमें वो कह रहा है फर्स्ट टर्म, अब ये पास पेपर का क्वेश्चन है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 6, पहली टर्म 6 है, फिफ्थ वाली टर्म 14 है, 20th टर्म निकालो। तो सेम ये पहली टाइप का क्वेश्चन है। तो मैं क्या काम करता हूँ, फिफ्थ टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करता हूँ तो 4 आएगा, उसके साथ डी लगा देता हूँ। फिफ्थ टर्म है कितनी 14, फर्स्ट टर्म कितनी है 6, तो 14 में से 6 को माइनस करूंगा 8 आएगा, तो यहाँ से डी बेटा मेरे पास 2 आ जाएगा। जब D2 आ गया तो 20th टर्म निकालनी मेरे लिए मसले ही कोई नहीं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट टर्म यूज करता हूँ 6, तो उसके अंदर 19D ऐड कर दूंगा, क्योंकि फर्स्ट + 19 20 होता है। अगर मैं फिफ्थ टर्म यूज करता हूँ, फिफ्थ टर्म यूज करता हूँ 20th टर्म निकालने के लिए, तो उसमें कितना डी ऐड करूंगा, चैट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर मैं फिफ्थ टर्म यूज करता हूं तो उसके अंदर कितना डी ऐड करूंगा। जी बिल्कुल 20, फिफ्थ टर्म यूज करता हूं तो 15D ऐड करूंगा। तो बस ये इसका काम है। या बेशक आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जिस तरह आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है A20 किसके इक्वल होता है 1 + 19D। तो अब डी तो आपको पता चल गया, फर्स्ट टर्म भी गिवन है, आगे आप लोगों ने इसको कैलकुलेट कर लेना, 44 आएगा। अच्छा ये भी बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, फिफ्थ टर्म पूछ रहा है, इसमें तो उसने आपको सीक्वेंस भी बता दिया, A1 भी पता है, डी भी पता है, फिफ्थ टर्म आपने निकाल लेनी है, A5 = A1 + 4D। तो आंसर मैंने बता दिया, सॉल्व आपने खुद कर लेना है। अरिथमेटिक मीन पूछ रहा है 1000 और 4 के दरमियान, जिन दो नंबर्स के दरमियान अरिथमेटिक मीन उनको ऐड करो और 2 पे डिवाइड कर दो, तो ये 502 आएगा, जिस तरह एवरेज निकालते हैं। उसके बाद बेटा ये n की वैल्यूज वाले 3 क्वेश्चन है, ये तीनों की वैल्यूज डायरेक्ट याद कर लेना। अरिथमेटिक मीन में n की क्या वैल्यू आती है, ज्योमेट्रिक मीन में क्या आती है, हार्मोनिक मीन में क्या आती है, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं ई कैट में, तो इनको आप लोगों ने इनकी वैल्यूज को डायरेक्ट याद कर लेना है। इसको बैक सॉल्व से भी हो जाते हैं, मगर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वैल्यूज डायरेक्ट याद करें। फिर बेटे ये वल्गर फ्रैक्शन भी आपको पता होना चाहिए, 1.242424, मतलब ये 1.2424 के ऊपर बार है। तो इसका बेटा शॉर्टकट एक होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि उसको कैसे सॉल्व करना है, ये थोड़ा सा आप देख लें। ये बेसिकली 1 है, आगे पॉइंट है, आगे हमारे पास 2 4 है, और 2 4 के ऊपर अगर आप देखें तो बार है। यही मतलब होता है ना बार का, कि 2 4 रिपीट होता जा रहा है। अब इसका तरीका कर क्या होगा, पॉइंट से पहले जो भी नंबर है वो लिखें। जैसे पॉइंट से पहले 1 है तो 1 लिख लें, आगे बेटा प्लस का साइन डालना है आप लोगों ने। जितने नंबर पे बार है उनको विदाउट बार लिख लें। अब 2 4 पे बार थी ना यार, 2 4 का वही मतलब है ना, 2 4 पे बार है, तो आप लोगों ने वो विदाउट बार लिख के डिवाइडेड बाय, जितने नंबर्स पे बार होगी उतने नीचे 9 लिख दें। अब 2 4 पे बार थी तो 2 की जगह पे भी 9 आ जाएगा, और 4 की जगह पे भी 9 आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट यूज रखें। अब इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये देखें ना, वही मैंने किया है, 1 + 24/99। पॉइंट से पहले जो नंबर होगा वो लिखें, प्लस का साइन डालें, जिन पे बार है, जैसे 2 4 पे बार, इसका वही मतलब है 2 4 विदाउट बार लिख ले और नीचे उतने 9 लगा दें, बस आगे इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये वो ज्योमेट्रिक मीन वाला एन की वैल्यू वाला, ये मैंने आपको बता दिया, इसके डायरेक्ट वैल्यूज याद रखें। फिर वो कहता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर फर्स्ट टर्म ये है एंड अ फिफ्थ टर्म ये है, द सम ऑफ 25 टर्म। तो सम का फार्मूला आप लोगों ने बेटा पढ़ा था, SN = n/2 a1 + n - 1 * d। आपको डी चाहिए और आपको A1 चाहिए। अब डी निकालना तो आपके लिए मसले ही कोई नहीं, मैंने शॉर्टकट बताया हुआ है। जब फर्स्ट टर्म एक टर्म गिवन है, दूसरी भी गिवन है, तो सब्सक्रिप्ट में
में से माइनस करके उस तरह डी निकल जाएगा। उसके बाद A1 के लिए फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, इस फार्मूले में बस वैल्यूज पुट करनी है। एन की जगह पे क्या आ जाएगा 25, क्योंकि वो कितनी टर्म्स का सम पूछ रहा था 25 टर्म्स का, तो एन की जगह पे 25 आ जाएगा। आगे आप लोगों ने इसको खुद सॉल्व कर लेना, मैंने आपको डी का शॉर्टकट तरीके से बताया है। फर्स्ट टर्म में से फिफ्थ टर्म मैंने माइनस की तो 1 - 5 साथ डी आ गया, और फर्स्ट टर्म थी कितनी 12 और फिफ्थ टर्म कितनी थी 1, तो 12 - 1 करेंगे 11, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। अगेन बेटा ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की 144 एक्स और 64 है, तो बताएं जी एक्स की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताएं क्या होगी एक्स की वैल्यू, कैसे निकालेंगे, शाबाश शाबाश, जल्दी से बताएं मुझे। अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो कॉमन रेशियो सेम होगी ना, मैं दूसरी टर्म को पहली पे डिवाइड करूं या तीसरी टर्म को दूसरी पे डिवाइड करूं तो कॉमन रेशियो सेम होगी ना। एक्स को 144 से डिवाइड करूं या 64 को एक्स पे डिवाइड करूं, कॉमन रेशियो सेम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स की वैल्यू निकाल लो और वो 96 आती है। आगे आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना, टेक्निक मैंने बता दी है। इसमें वो कहता है विच टर्म ऑफ दी एपी, ये देखो विच टर्म, कौन सी टर्म -77 है, क्या शॉर्टकट बताया था एन निकालने का, जल्दी बताओ जी। शॉर्टकट याद आ गया एन का, जो एन निकालने का, जिस टर्म की बात हो रही है उसमें से माइनस कर दो फर्स्ट वाली टर्म, डिवाइड कर दो कॉमन रेशियो से, कॉमन डिफरेंस से, यानी 1 - 4 - 3 से, और +1 कर दो, ठीक है, तो वो इस टर्म का नंबर आ जाएगा, किस नंबर पे आ रही है। या फिर दूसरा एक और तरीका भी था जिस तरह आप लोग करते थे, जिस टर्म की बात हो रही है वो an होता है, फर्स्ट टर्म आपके पास A1 गिवन है, और उसके बाद आपने इसका n निकाल लेना है, डी भी आपको पता है, बस कोई इसमें इतनी मुश्किल चीज नहीं। मिडिल टर्म जी आ रही है, वैसे बेसिकली मैथमेटिकल इंडक्शन वाले चैप्टर में से मिडिल टर्म कैसे निकालते थे आप, बाइनोमियल थ्योरम के अंदर पावर को देखते थे इवन है या ऑड है, तो इसमें पावर हमारे पास क्या है इवन, तो इवन के लिए मिडिल टर्म क्या होती है एक, और वो कैसे निकालते हैं n+2/2, तो n यहाँ पे हमारे पास कितना है 20, 20 + 2/2 करेंगे तो 11th टर्म हमारे पास आ जाएगी मिडिल इसकी, यही उसने पूछा था। विच टर्म ऑफ दी एपी इज, ये बिल्कुल वो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, वहां पे -77 था, यहाँ पे -85 है, तो जिस टर्म की बात हो रही है उसमें से ये पहली टर्म को माइनस करें, कॉमन डिफरेंस से डिवाइड करें, +1 कर दें तो वो आ जाएगा, या फिर ये अपना जेन्युइन मेथड लगा लें जो आप लोगों के लिए आसानी से हो जाए। फिर वो कहता है एट्थ टर्म इसकी निकालनी है, सीक्वेंस गिवन है, ये आप लोगों ने खुद कर लेना है, मैंने अभी आपको ये इस तरह के क्वेश्चन पहले करवाया भी है। अब बेटा चैप्टर 7-8 में से आपको मैं देता हूँ, जैसे प्रोबेबिलिटी में से ज्यादा चांसेस हैं, चैप्टर 7 में से 90% चांस है कि वो आपसे प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन सेकंड ई कैट में पूछ सकता है। जैसे वो कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 4 बाय थ्रोइंग अ डाइस, अब डाइस के अंदर 6 नंबर होते हैं 1 से लेके 6 तक, तो 4 से ग्रेटर 5 आ जाता है, 6 आ जाता है, टोटल 4 से ग्रेटर 2 नंबर है, और टोटल पॉसिबल डाइस पे कितने नंबर आ सकते हैं 6, तो प्रोबेबिलिटी की यही होता है ना कि फेवरेबल आउटकम हमें 4 से बड़े चाहिए, ये वो 5 भी हो सकता है 6 भी, टोटल पॉसिबल आउटकम 2 है, और वैसे हमारे पास टोटल कितने डाइस पे नंबर होते हैं 6, तो टोटल से डिवाइड करने 2/6 हमारे पास 1/3। उसके बाद बेटा ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ था, आसिम इज नाउ 3 टाइम्स, ये मैंने आप लोगों को लेक्चर्स के अंदर भी करवाया था, आसिम इज नाउ 3 टाइम्स एज ओल्ड एज इरफान, आसिम इरफान से 3 टाइम्स है, यानी आसिम इरफान का 3 टाइम्स है, आसिम को ए से डिनोट कर, इरफान को आई से। फिर वो कहता है आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद, 10 साल बाद दोनों की एजेस में 10 साल का इजाफा हो चुका होगा, आसिम की एज में भी 10 साल का इजाफा कर दें, इरफान की एज में भी 10 साल का इजाफा कर दें, वो कहता है 10 साल बाद आसिम विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज इरफान, जो आसिम है वो इरफान का ट्वाइस हो जाएगा, तो यही मैंने किया। उसके बाद अब आसिम की जगह पे 3i पुट कर दे, क्योंकि आसिम इरफान का 3 टाइम्स है, यहाँ से आई निकाल दो, आई मींस इरफान की एज, हमें आसिम की एज चाहिए 3i है, ये आई कितना था 10, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। उसके बाद बेटा ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी मैंने आपको लेक्चर्स के अंदर करवाया हुआ है और ये पास्ट पेपर में भी आया हुआ है। एक बॉक्स के अंदर 15 रेड है, 10 ग्रीन है, 5 येलो टॉफीज है, आसिम पिक करता है 2 ग्रीन टॉफीज एंड 1 रेड टॉफी आउट ऑफ द बॉक्स एंड ईट्स देम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इरफान विल नाउ पिक अ ग्रीन टॉफी टू ईट। ग्रीन थी पहले कितनी 10, अंदर से ग्रीन उसने खा कितनी ली थी 2, आसिम ने पहले 2 खा ली थी, ठीक है, फिर इरफान आया उसने पिक की, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ग्रीन आए, तो अब ग्रीन रह कितनी चुकी है बॉक्स में 8, क्योंकि पहले 10 थी, 2 तो आसिम खा चुका है ना, जब इरफान आया था 10 में से 2 उसने खा ली हुई थी ग्रीन, तो टोटल ग्रीन हमारे पास 8 है। अच्छा अब 8 है और टोटल हमारे पास कितनी टॉफीज हैं, पहले तो थी टोटल 15 10 25 5 30, मगर अब उसने आसिम ने पहले ही 3 खा ली थी, 2 ग्रीन और 1 रेड, तो अब टोटल कितनी रह गई 27, तो आसिम की क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, टोटल 27 रहेगी, और ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी 8/27 है, क्योंकि पहले ग्रीन 10 थी, 2 आसिम ने खा ली थी इरफान के आने से पहले ही, तो टोटल 8 है, और डिवाइडेड बाय टोटल हमारे पास कितनी थी टॉफीज 27।
उसके बाद एन पी आर हमें पता है एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल इसका फार्मूला होता है। और बेटा ये देखो, अच्छा एक चीज याद रखो, आप लोगों ने एक्सपोनेंट्स में देखोगे, जैसे मैं ए प्लस बी होल स्क्वायर ओपन करता हूँ तो हर टर्म की जो पावर होती है ना वो टोटल इंडेक्स एन की इक्वल होती है। तो बाइनोमियल थ्योरम में भी हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एक्स प्लस वाई सारे की पावर एन है। तो अगर एक्स वाई में जितनी भी टर्म्स है बेटा, अब अगर आप हर टर्म की पावर को ऐड करोगे तो वो टोटल इंडेक्स एन की इक्वल आएगी। तो ये आप लोगों ने चीज याद रखनी है। हमारे पास अल्फा इसका राइट आंसर है। A dice is thrown. What is the probability to get an odd number? Odd number या डाइस पे 6 नंबर होते हैं, 1 से लेके 6 तक। ऑड क्या होता है? 1 होता है, 3 होता है और 5 होता है। तो टोटल ऑड नंबर्स की तादाद कितनी है? 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऑड नंबर आने की? जल्दी जल्दी बताएं। टोटल 3 डिवाइडेड बाय टोटल डाइस पे नंबर्स कितने होते हैं? 6। 3/6 तो 1/2। प्रोबेबिलिटी में से ज्यादा चांस। ये बेटा एक प्रॉपर्टी है कॉम्बिनेशन में से, इसको आपने देख लेना है, मैंने लेक्चर नोट्स में भी आपको बताया था। अच्छा उसके बाद ये वाला जी, ये भी आया हुआ है, ये मैंने करवाया भी था आप लोगों को लेक्चर के अंदर भी। अ कमेटी ऑफ नेशनल असेंबली comprises of 4 male and 3 female members. If a subcommittee consisting of 2 male and 2 female members is to be formed, how many different combinations are possible? कॉम्बिनेशन हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमने टीम सेलेक्ट करनी हो, जब हमने कमेटी वगैरह बनानी हो, तो उस वक्त कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। अब टोटल मेल कितने हैं? 4। सेलेक्ट कितने करते हैं? 2। तो 4 में से 2 सेलेक्ट करने के क्या तरीकाकार है? 4C2। फिर आप लोगों ने देखना है टोटल हमारे पास फीमेल्स कितने हैं? 3। और उनमें से हमने सेलेक्ट कितने करने हैं? 2। तो 3 फीमेल में से 2 सेलेक्ट करने का फार्मूला है 3C2। सिलेक्शन के लिए कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। और दोनों सेलेक्ट करने हैं, मेल भी फीमेल भी, जब बोथ आ जाए दोनों काम करने हैं तो फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4C2 को आप लोगों ने 3C2 से मल्टीप्लाई कर देना। 4C2 अब आई होप आपको सॉल्व करना आता है। ये 6 होता है और 3C2 3 होता है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हमारे पास कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। फिर बेटा ये वाला क्वेश्चन भी आप देखो, एक बैग है उसके अंदर 4 रेड बॉल्स हैं, 3 ग्रीन है, एक ब्लू बॉल है। एक स्टूडेंट पिक करता है 2 balls फ्रॉम द बैग वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट गिवन दैट द फर्स्ट बॉल पिक इज ब्लू, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज आल्सो ब्लू? यानी अब चेक करो, टोटल ब्लू बॉल है ही उस बैग में एक। फिर वो कह रहा है कि विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस है कि पहले एक बच्चे ने एक बॉल निकाल ली फिर वो वापस नहीं रखेगा, और उसने जो पहली बॉल निकाली वो ब्लू है। तो अगर उसने पहली दफा जो निकाली वो ब्लू है तो दूसरी दफा तो ब्लू आ ही नहीं सकती, वो कितनी हो जाएगी? 0। ये देखो मैंने सारे क्वेश्चन आपको ये लेक्चर्स के अंदर करवाए हुए हैं। अच्छा, बाइनोमियल थ्योरम इज यूज्ड टू सम अप द फॉलोइंग सीरीज। बाइनोमियल थ्योरम यूज होता है फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालने के लिए, और बाइनोमियल सीरीज यूज होती है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालने के लिए। फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के लिए कन्वर्जेंट का वर्ड यूज किया जाता है। तो बाइनोमियल थ्योरम जो होता है हमारे पास बेसिकली सम अप करता है कन्वर्जेंट सीरीज को, तो इसको आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा उसके बाद अब अगर हम आगे देखें तो, आगे अगर हम देखें तो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम 2.02 की पावर 2 अप्रोक्सीमेट्स अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो ये अब बाइनोमियल थ्योरम लगा के बेटा आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है। इसको लिख लो 2 + 0.02, ऊपर पावर 2 है तो आप लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम लगा के इसको सॉल्व कर लेना। पास्ट पेपर में आया हुआ है, इसको जरा आप लोगों ने देख लेना है। फिर बेटा ये भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन ए गिव्स 1 - 8x + 24 x² - 32 x³ + 16 x की पावर 4 देन a इक्वल्स। यानी कि आपको उसने एक्सपेंशन दी हुई है, कंपैक्ट फॉर्म पूछ रहा है। अब इसको बैक सॉल्व करते हैं। अमूमन इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर अल्फा ही होता है। जैसे 1 - 2x की पावर 4 है, तो अब 1 - 2x की पावर 4 को आप ओपन करें, बाइनोमियल थ्योरम लगाएं। बाइनोमियल थ्योरम आई होप आपको रिकॉल है। जैसे अब पावर टोटल कितनी है? 4, तो हम इसको लिखेंगे 4C0। आगे जो पहला नंबर है वो लिखेंगे और इस पे टोटल इंडेक्स लगा देंगे 4। फिर दूसरा नंबर लिखेंगे जो कि -2x और इसकी पावर 0 लगा देंगे। फिर आगे प्लस का साइन डालेंगे। ये पहले 4C0 लिखा था तो आप 4C1 लिखेंगे। इधर 1 की पावर 4 थी तो इधर 1 की पावर 1 कम कर देंगे। इधर -2x की पावर 0 थी तो 1 बढ़ा देंगे, -2x की पावर 1। तो अमूमन हमने 2 तक ही करना है। तो बस बेटा आगे आप इसको सॉल्व कर लो। 4C0 1 होता है। 4 में से 0 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं कि एक ही तरीका है सेलेक्ट ना की जाए, तो 4C0 बेटा 1 होता है। 1 की पावर जो मर्जी कर लो वो भी 1 रहता है, जिस चीज की भी पावर में 0 हो वो भी 1 होता है। 4C1 हमारे पास 4 होगा, 1 की पावर क्यूब हमारे पास 1 होगा, और उसके बाद -3 अब ये आप देखो यहाँ से देख लेना है, तो -2x की पावर भी 1 होगा। ठीक है, तो इसको बेटा आप लोगों ने जरा देख लेना है। ठीक है, यहां तक हो गया क्लियर? हो गया क्लियर? मुझे जल्दी से यस और नो लिख कर भेजें, फिर अगला क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है 40 की पावर 1/5, तो इसको बेसिकली हम बाइनोमियल सीरीज से करेंगे। जब भी आपके पास पावर फ्रैक्शन में आ जाए या फ्रैक्शन में आ जाए या डेसिमल के फॉर्म में या नेगेटिव आ जाए तो उसको हम बाइनोमियल सीरीज से करते हैं। तो बाइनोमियल सीरीज हमारे पास क्या होती है? जैसे 1 + x की पावर n है,
तो इसको 1 प्लस एन एक्स यानी वो जो इंडेक्स होती है उसको दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई कर दें। तो वैसे तो ये आगे भी आप कर लें यार, बहरहाल जो एंटी टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं वो 1 प्लस एन एक्स तक सॉल्व हो जाते हैं बाइनोमियल सीरीज के। यानी कि आपने जो भी इंडेक्स होगी उसको सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है। अब बेटा अगर आप देखो तो ये जो 40 है बेसिकली इसको हम लिख सकते हैं 32 प्लस 8, तो 32 प्लस 8 40 ही होता है। अब 32 ही क्यों लिया हमने, क्योंकि ऊपर पावर 1/5 है और 32 2 की पावर 5 होता है। अब हम क्या काम करेंगे बेटा, बाइनोमियल सीरीज लगाने के लिए सबसे पहले इधर 1 होना चाहिए स्टार्ट में। तो ये 32 प्लस 8 में से आपने 32 कॉमन ले लेना है। जो चीज कॉमन ले वो अंदर डिवाइड हो जाती है। 32 से डिवाइड होके 1 हो जाएगा। 8 से भी जब 32 डिवाइड होगा तो 8/32, ऊपर सारे की पावर 1/5 है। अब 8/32 हमारे पास 1/4 होता है, यहाँ पे 1 है। अब ये 32 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, ऊपर इंडेक्स में भी 1 की पावर 5 है। तो ये 2 की पावर 5 1 की पावर 5 से कट के सिंपल 2 बचेगा, उसको बाहर निकाल लें और ये रह जाएगा 1 प्लस 1/5, 1 प्लस 1/4 और सारी की पावर 1/5 है। अब आप देखें हमने इसकी बिल्कुल वो बाइनोमियल सीरीज वाली कॉम्पैक्ट फॉर्म बना दी है, 1 प्लस एक्स की पावर एन जो होता है हमारे पास। तो अब यहाँ से हम अगर देखें तो एन हमारे पास टोटल इंडेक्स 1/5 है और ये जो दूसरी टर्म है इसको हम एक्स कहते हैं। यहाँ तक अब हम इसको पहुंच चुके हैं। अब आप लोगों ने बेटा क्या काम करना है, इस पे बाइनोमियल सीरीज लगा देनी है। बाइनोमियल सीरीज लगाने के लिए इधर 1 होना चाहिए, तभी हमने 32 प्लस 8 में से 32 कॉमन लिया था। अब यहाँ से अब बेटा देखिए हमारे पास ये यहाँ पे 1 बन चुका है। मैंने बाइनोमियल सीरीज आपको बताया था कि इधर तक याद रखें 1 प्लस एन एक्स तक। मतलब आप लोगों ने क्या काम करना है, टोटल इंडेक्स को दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये 2 तो बाहर एज इट इज ही आएगा, 1 भी एज इट इज आएगा, प्लस दूसरी टर्म 1/4 उसको इंडेक्स 1/5 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये 1 प्लस 1/20 बनेगा। अब इसका एलसीएम ले लें तो ये हमारे पास 21/20 बनेगा। 2 से कट के 10 बचेगा, 21/10 बेटा 2.1 होता है। तो यूं हमारे पास 40 की पावर 1/5 जो है ये 2.1 के इक्वल है। तो ये बेटा आया हुआ है पास्ट पेपर्स में, इसको आप लोगों ने देख लेना। कुछ भी नहीं हमने किया, 40 को लिख लिया था, 32 प्लस 8 आगे 32 कॉमन लिया तो 1 प्लस 1/4 बना। आगे हम बाइनोमियल सीरीज 1 प्लस एन नेक्स्ट तक आपने याद रखनी है। यानी कि इंडेक्स को सेकंड टर्म से आप लोगों ने बेटा मल्टीप्लाई कर देना। अब उसके बाद इसको सिंपल सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। बाकी ये भी सिंपल वो रिलेशन है, बाइनोमियल थ्योरम लिखा हुआ है। बाइनोमियल थ्योरम का इसने फार्मूले ही पूछा हुआ है तो वो ऑलरेडी आपको पता है, अल्फा इसका राइट आंसर है। बाइनोमियल थ्योरम बेसिकली इसने पूछा था। अच्छा अब इस क्वेश्चन में वो कहता है एट्थ टर्म निकालो फ्रॉम लास्ट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। 2x माइनस 1/2x की पावर 12 है और लास्ट से आपने एट्थ टर्म निकालनी है। जब इसकी एक्सपेंशन करें तो लास्ट से एट्थ टर्म। तो बेटा जब भी आपसे कभी वो लास्ट से कोई टर्म पूछे ना तो आप लोगों ने पहली और दूसरी टर्म की जगह एक्सचेंज कर देनी है। यानी 2x की जगह पे दूसरी टर्म -1/2x लिख लेना और 2x को दूसरी जगह पे लिख देना है। ऊपर अब सारे की पावर 12 है। अब मैंने आपको एक जर्नल टर्म का फार्मूला बाइनोमियल थ्योरम में बताया था, टी आर प्लस 1 इक्वल होता है एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर एक्स की पावर आर। इससे आप एक्सपेंशन में किसी भी नंबर वाली टर्म निकाल सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम में। हमें कैसे पता चलेगा, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है, बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करनी है, पावर से पता चल जाता है। अगर तो पावर होल नंबर हो ना 12 14 15 इस तरह करके तो बाइनोमियल थ्योरम, अगर पावर नेगेटिव हो या फ्रैक्शन में हो तो बाइनोमियल सीरीज। तो अब यहाँ से बेटा आप लोगों ने सिंपल याद रखें, हमने 8 नंबर वाली टर्म निकालनी है तो आर की वैल्यू एक कम पुट करनी है, यहाँ पे 7 पुट करना है। तो ये t7 + 1 हो जाएगा। और उसके बाद ए हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है जो कि -1/2x है। और जो दूसरी टर्म होती है बेटा वो हमारे पास आप देख सकते हैं x होती है। तो ये वाले फार्मूला में बस वैल्यूज पुट करके आगे आप लोगों ने सिंप्लीफाइड कर लेना तो आंसर आ जाएगा। आंसर भी मैंने हाईलाइट कर लिया है, आगे आप लोगों ने देख लेना है। फिर बेटा एक और चीज वो पूछता है कि बाइनोमियल सीरीज कब वैलिड होती है। तो जो दूसरी टर्म होती है उसका मॉडुलस लेस देन 1 होना चाहिए, तब हमारे पास बाइनोमियल सीरीज वैलिड होती है। 8.3 एक्सरसाइज है ये, वैलिडिटी के ऊपर इसने एक एग्जांपल भी दी हुई है 8.3 एक्सरसाइज में, तो वो भी आपने देख लेना है। याद रखें वैलिडिटी जब भी चेक करनी है यहाँ पे 1 होना चाहिए। 1 के अलावा अगर कोई भी नंबर होगा, फॉर एग्जाम्पल 8 आता है तो 8 कॉमन निकाल लें तो वो फिर अंदर उसी तरह डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद दूसरी टर्म के मॉडुलस को लेस देन 1 करें। अब मॉडुलस रिमूव करेंगे तो 1 की दो वैल्यूज आ जाएंगी प्लस माइनस में। तो इस तरह बेटा आप लोगों ने इसको याद रखना है कि ये वैलिड कब होगी, मैंने आपको बता दी, इसको आपने देख लेना। अब लास्ट पे हम ट्रिग्नोमेट्री के डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये देखें साइन इंटू 180 प्लस थीटा है तो 180 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 90। अब 90 या आप 180 को 90 पे डिवाइड करें 2 आएगा, तो उसको हम लिख सकते हैं 2 × 90। 90 का इवन मल्टीपल है, साइन का साइन रहेगा, साथ थीटा आ जाएगा। उसके बाद साइन भी चेंज करना होता है। 180 प्लस थीटा अगर आप देखें तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो यूं हमारे पास माइनस साइन थीटा इसका आंसर है। अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सिंपल सा। अब ये आप लोगों की 10.2 एक्सरसाइज की आई थिंक एग्जांपल है।
तो या एग्जाम्पल है ये क्वेश्चन नंबर 11 है। बहरहाल ये क्वेश्चन है स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे ये tan 56 के इक्वल होता है तो आप इसको सॉल्व करते थे tan 45 प्लस 11 डिग्री करके। तो tan इंटू अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला अप्लाई करते थे, तो tan को साइन ओवर कॉस करेंगे तो बहरहाल ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसको बेशक डायरेक्ट याद कर लें आप लोग। अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये साइन थीटा नेगेटिव है, कॉस थीटा पॉजिटिव है, क्वाड्रेंट पूछ रहा है कौन सा होगा क्वाड्रेंट, जल्दी से बताएं। साइन नेगेटिव कॉस पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट होगा? लेस देन जीरो का मतलब होता है नेगेटिव। गुड गुड, जल्दी गुड, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है। अच्छा, इसमें अब देखें इसका क्या आंसर होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर इंटू पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये किसके इक्वल होगा? पाई बाय 2 का मतलब होता है 90। अब देखें 90 का ऑड मल्टीपल है 1, पाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इसको लिख सकते हैं ना। तो साइन तो कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में और साथ ये थीटा आ जाएगा। अब पाई बाय 2 माइनस थीटा है, 90 में से माइनस थीटा हो रहा है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो मतलब ये कि ये साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस थीटा बेसिकली कॉस स्क्वायर थीटा की इक्वल है। और पीछे क्या था? साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताएं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? क्या आंसर होगा इसका? जी, क्या होगा इसका आंसर? शाबाश, वेरी गुड। तो ये बेटा बिल्कुल बेसिक सिंपल चीज़ें हैं। आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो रहा है कि किस तरह से मैथ के क्वेश्चंस आते हैं। ये सारे ओरिजिनल पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं। अब इसमें वो कहता है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इंटू साइन 2 पाई बाय 3। तो इस तरह जब भी क्वेश्चन आ जाए ना तो उसको y की इक्वल लेट करें, साइन इनवर्स को दूसरी तरफ भेज दें और 2 पाई बाय 3 अगर मैं एंगल देखूं तो ये 120 डिग्री है। तो बहरहाल ये बेटा इसका सॉल्यूशन है y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3 है। साइन इनवर्स दूसरी तरफ चला गया, साइन y बन गया और इधर राइट साइड पे साइन 2 पाई बाय 3 रह गया। अब साइन 2 पाई बाय 3 बेसिकली 120 डिग्री होता है। अब इनवर्स में अगर आप साइन की, अगर आप लोगों ने इनवर्स फंक्शंस की डोमेन रेंज याद की हुई है तो इसकी बेसिकली आप लोग अगर रेंज देखोगे ना साइन इनवर्स की तो वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के दरमियान में होती है। और ये एंगल 120 डिग्री इस रेंज से बाहर जा रहा है। तो इसलिए अब हमने इस 120 डिग्री एंगल को खत्म करना है, हम अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। मैं 120 डिग्री को बेटा लिख सकता हूँ 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। बाकी ये साइन वाई और साइन 180 डिग्री ये वैसे ही आता जाएगा। ठीक है, तो यहां से अब आ जाएगा साइन वाई इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस 60। तो यहां से अब आप देखेंगे तो ये 180 माइनस 60 अगर हम करेंगे तो अब यहाँ से 180 बेसिकली 90 का इवन मल्टीपल है, 2 मल्टीप्लाई बाय 90, तो साइन साइन रहेगा और साथ हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और साइन इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई बाय 3 भी 30 डिग्री 60 डिग्री को लिख सकते हैं। अब ये साइन इधर साइन साइन से कट जाएगा, ये साइन वाई राइट साइड पे आके साइन इनवर्स होगा कट के, तो वाई इक्वल टू पाई बाय 3 आएगा। तो ये बेटा मैं आप लोगों को मतलब अब मैंने तरीका कर बता दिया तो आप लोगों ने थोड़ा सा इसको देख लेना है। आगे वो कह रहा है द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद साइड्स। बेटा ये साइड्स गिवन है, पहली को ए कह लें, दूसरी को बी कह लें, तीसरी को सी कह लें। पहले एस निकाल लें, ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। फिर हीरो फार्मूला लगा लें, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ऊपर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर 54 आ जाएगा। इसको आप लोगों ने कर लेना है। फिर ये बेटा cos 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये भी इसका सॉल्यूशन मैंने आपके सामने रख दिया है। बेसिकली आप लोगों ने 2 रूट से मल्टीप्लाई करना है और 2 रूट से इसको डिवाइड कर देना है। cos 15 के साथ भी 1/2 रूट हो जाएगा, sin 15 के साथ भी 1/2 रूट आएगा। अब ये 1/2 रूट अगर आप कॉमन निकालो, बाहर भी 2 रूट है तो ये कट के क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 1/2 रूट सात cos 15 है तो 1/2 साइन में होता है साइन 45 डिग्री। ये साइन 15 डिग्री और 1/2 होता है cos 45 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने अब ये फार्मूला बना लिया, साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा, जो कि साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा के इक्वल है। तो 2 रूट इंटू साइन 30 डिग्री बनेगा, साइन 30 1/2 होता है तो इसका आंसर आ जाएगा। मतलब ये कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएगा आपको 2 रूट से मल्टीप्लाई और 1/2 रूट से डिवाइड करना पड़ेगा और आगे बस आपने इसको, अब ये cos है तो साइन का देखना, 1/2 किस में होता है 45 डिग्री में, ये साइन 15 है तो cos किस में होता है 45 डिग्री में 1/2 रूट। तो यहाँ से बस इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद बेटा वो कहता है cos थीटा x के इक्वल है तो sin थीटा निकालना है। आप राइट ट्राइंगल या वैसे भी देखो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 के इक्वल होता है ना, तो यहाँ से cos की वैल्यू पुट कर लो, x तो sin थीटा आ जाएगा 1/1 माइनस x स्क्वायर रूट के। वो सिंपल फार्मूला लगाना है। फाइंड ऑल द एंगल बिटवीन 0 एंड 360 डिग्री सच दैट x इक्वल टू 1/2। तो आप देखो x इक्वल टू माइनस साइन एक्स इक्वल टू -1/2। तो साइन एक तो 210 डिग्री अगर आप देखो तो मैं इसको लिख सकता हूँ 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। साइन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब आप देखो ना 180 90 का इवन मल्टीपल है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 90, साइन साइन रहेगा साइन 30 डिग्री। अब ये 180 प्लस 30 आप देखोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो उधर साइन नेगेटिव होता है। तो इसी तरह 310 डिग्री में भी साइन नेगेटिव होता है, तो इसको आप लोगों ने देख लेना। तो ये अल्फा हमारे पास इसका राइट आंसर है।
ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के अंदर एटलीस्ट वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। ये डेफिनेशन है 14 चैप्टर के स्टार्ट में लिखी हुई है। ट्राइंगल के 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने याद रखना। ये रॉन्ग आंसर है, 3 इसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो 2 साइड ये एक इंक्लूडेड एंगल, तो इसके आगे मैं आपको रीजन भी बता देता हूँ। आगे वो कह रहा है एक वायर है, उसकी लेंथ एल है, कैन बी शेप्ड इनटू अ सर्कल और अ स्क्वायर, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द स्क्वायर डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द सर्कल। तो इसमें भी बेटा अब ये अगर आप लोगों के सामने में इसका सोल्यूशन रखूं तो वो कहता है एक वायर है, उसकी लेंथ एल है और उसको शेप किया गया है सर्कल में और स्क्वायर में। अब देखो अगर मैं बात करता हूँ स्क्वायर की, तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर है बेसिकली वो इक्वल होता है 4s के, चारों साइड्स को आप ऐड करते हो तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बनता है। यहां से अगर मैं एक साइड निकालूं तो वो p/4 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इसको आप लोग कैपिटल L/4 भी कह सकते हो। एरिया अब आप लोगों ने अगर सर्कल का बेटा निकालना हो तो वो हमारे पास पाई आर स्क्वायर होता है। या आप देखो ना साइड को हम लेंथ से भी नोट कर सकते हैं, एस स्क्वायर है तो उसको L/4 का स्क्वायर कर लें। क्योंकि आप लोग देखो ना जो एरिया होता है हमारे पास स्क्वायर का वो लेंथ इंटू लेंथ या साइड इंटू साइड होता है। तो एक साइड आपने कितनी निकाली थी L/4, तो उसका स्क्वायर करोगे तो L²/16। तो ये एरिया ऑफ स्क्वायर आगे इसको A1 से डिनोट कर लो। उसके बाद सरकमफेरेंस अगर आप लोग सर्कल का देखते हो तो वो टोटल लेंथ के इक्वल होता है। सर्कल की बाउंड्री बेसिकली सरकमफेरेंस होती है और वो 2πr है, उसको लेंथ के इक्वल रख लो। यहाँ से रेडियस भी आप लेंथ की फॉर्म में निकालो, वो L/2π हो जाएगा। अब एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ये पाई और आर की जगह पे L/2π, ऊपर इसका स्क्वायर करोगे तो ये एरिया ऑफ सर्कल आ गया। अब उसने इन दोनों एरियाज की रेशियो बेटा पूछी, आप डिवाइड करके तो इनकी रेशियो निकाल लेंगे जो कि हमारे पास अल्फा ऑप्शन बनेगा। तो ये सोल्यूशन एक दफा आप लोगों ने देख लेना, मैंने ये सॉल्व कर लीजिए, मैं सारे लेक्चर नोट्स PDF ग्रुप में भेज दूंगा। अब बेटा ये क्वेश्चन है 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा, तो इसका भी आप लोगों ने उसी तरह एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा से काट देगा, ऊपर 2 बचेगा, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर जो कि कॉस स्क्वायर होता है। तो 2/cos स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर सीकेंड होता है, तो ये हमारे पास 2 सीकेंड स्क्वायर बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरह ही आप लोगों ने इसका एलसीएम ले लेना, एलसीएम लेके उसको सॉल्व कर लेना। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। अब इसमें वो कह रहा है cos इंटू -1980 डिग्री किसके इक्वल होगा। तो अगर हम देखें तो 180 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 1800 बनता है। 180 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो ये सारा एज इट इज बन जाता है 1980। तो अब आप लोगों ने क्या काम करना है, 180 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 1980 बन गया, और उसके बाद इसके अंदर 0 डिग्री ऐड कर दें। जहर 11 को 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1980 बन जाएगा। कॉस वैसे भी माइनस अब्सॉर्ब कर लेता है, प्लस 0 डिग्री। अब बेटा आप देखो 180 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 90, 180 की जगह 2 मल्टीप्लाई बाय 90 लिखूंगा, वो 11 से मल्टीप्लाई होके तो 90 का 22 बन जाएगा मल्टीपल, और 22 हमारे पास एक इवन नंबर है तो cos का cos रहेगा साथ 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री के इक्वल है। अब मैं इसका क्वाड्रेंट देख लेता हूँ, बेसिकली 90 22 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक चक्कर में 4 क्वाड्रेंट आते हैं, 5 चक्कर में 20 हो जाएंगे, 21 वाला इधर बनेगा, 22 वाला इधर बनेगा, तो इसके अंदर 0 डिग्री भी हो रहा है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा जो कि नेगेटिव है। तो ये बेटा आप लोगों ने इसको देख लेना है। सिंपल मैंने 180 मल्टीप्लाई बाय 11 किया जो कि हमारे पास 1980 बना, पीछे 0 डिग्री बचा। 180 को अगर मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 90 करूं, 2 11 से मल्टीप्लाई होके तो 22 मल्टीप्लाई बाय 90, और ये 90 का इवन मल्टीपल है इसलिए cos cos रहेगा। ये सिंपल फार्मूला यूज कर देना है tan अल्फा प्लस बीटा वाला, जो कि tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा के इक्वल होगा, तो आप लोगों के पास ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है 1 माइनस cos अल्फा ओवर साइन अल्फा, तो इसमें भी आपको एक फार्मूला बताना पड़ेगा। आप देखो ना 1 माइनस कॉज अल्फा इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 के, और यहाँ पे अगर होता है ना 1 प्लस कॉज अल्फा तो ये फिर ये 2 कॉज स्क्वायर अल्फा बाई 2 की इक्वल होना था। हाफ एंगल याद करें, आपने पढ़ा था ना साइन 2 अल्फा इक्वल होता है 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा, तो सिंपल साइन अल्फा इक्वल हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉज अल्फा बाई 2। साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 से कट जाएगा, 2 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पे एक साइन बचेगा, ऊपर कॉज बचेगा, साइन ओवर कॉज, तो ये हमारे पास tan अल्फा बाई 2 बन जाएगा। डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। साइन अल्फा बाई 2 का फार्मूला क्या होता है ये भी मैंने आपको बेटा बता के 1 माइनस कॉस अल्फा ओवर 2, और ऊपर रूट भी आ जाएगा, तो ये फार्मूला देख लें। अगेन इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवा के आया हूँ जिसमें अब तो उसी तरह पे ये भी होगा, तो आप लोगों ने इसको पिछला सोल्यूशन देख के फिर इसको खुद से सॉल्व करना, आंसर मैंने बता दिया है। अब वो कह रहा है ये किसके इक्वल है, 1 प्लस कॉस एक्स ओवर 1 प्लस सीकेंड एक्स, तो ये किसके इक्वल है। तो ये बेटा आप लोग सिर्फ डिनोमिनेटर देखें, ये 1 प्लस सीकेंड एक्स है ना, ये 1 प्लस सीकेंड एक्स, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस, सिर्फ डिनोमिनेटर देखें,
इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस सेकंड को 1 ओवर कॉस, इसका एलसीएम लूंगा तो कॉस एक्स प्लस 1 ओवर कॉस, तो यहाँ से 1 प्लस सेकंड एक्स की जगह आ जाएगा कॉस एक्स प्लस 1 ओवर सेकंड, कॉस एक्स प्लस 1 कॉस एक्स प्लस 1 से कट जाएगा, नीचे बटे में कॉस रहेगा, वो ऊपर नोमिनेटर में जाके सिंपल कॉस बन जाएगा। तो ये भी आप लोगों ने चेक कर लेना, मैंने आपको इसका सोल्यूशन बता दिया है। फिर वो कहता है साइन 2 थीटा ओवर 1 प्लस कॉस 2 थीटा किसके इक्वल है, तो ये आप लोग इसको डायरेक्ट याद रख लें, इसकी आइडेंटिटी, ये साइन 2 थीटा ओवर 1 प्लस कॉस 2 थीटा बेसिकली टैन थीटा की इक्वल होता है, फार्मूला लिस्ट के अंदर आपने इसको भी लिख लेना है। वैसे ये प्रूव भी हो सकता है, मगर प्रूव के चक्कर में आप ना ही पढ़ें। टैन 2 अल्फा के भी बेटा फार्मूला होता है 2 टैन अल्फा ओवर 1 माइनस टैन स्क्वायर अल्फा, तो इसका अल्फा राइट आंसर है। ऑल ट्राइएंगल विच हैज नॉट अ राइट एंगल, जिनके अंदर राइट एंगल नहीं होता वो ओब्लीग होती हैं। कॉस थीटा अगर -1 के इक्वल है तो इसमें आप बताएं जी, कॉस थीटा किस एंगल में कॉस -1 देता है? जी, बिल्कुल ठीक है। पाई के, ठीक है, बिल्कुल 2n+1 इंटू पाई में, ठीक है, तो ये आप लोग इसकी याद रखें, ये डोमेन रेंज और ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। साइन क्यूब थीटा किसकी इक्वल है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये इसका फार्मूला है। कॉस क्यूब का भी याद करें, साइन और कॉस की ज्यादातर ये पूछ सकता है। हाँ, ये मैं बता रहा था कि एक ट्राइएंगल के 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होती हैं, मैंने इसके नीचे रीजन लिख दिया है, ठीक है, आप लोगों ने देखना है तो 6 पे नहीं टिक करना, ये क्वेश्चन आता है, ये फर्स्ट टीकेट में भी आया था। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के अंदर ये मैंने अभी आपको बता दिया, एटलीस्ट 1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। ये भी हमने देख लिया, साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 1 प्लस कॉस 2 अल्फा, ये कॉट अल्फा की इक्वल होता है, ये भी आइडेंटिटी आपने याद रखनी है। ये वाला क्वेश्चन भी हम करके आए, ये बेसिकली रिपीट हो रहे हैं। पाई बाय 2 ऑड मल्टीपल है, ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये सारा हमने कर लिया है। उसके बाद ये पीरियड में बेटा देख लें, पीरियड में एक याद रखें, जो चीज एंगल से डिवाइड हो रही है वो पीरियड से मल्टीप्लाई होगी। टैन का पीरियड क्या होता है? पाई, और इधर एक्स एंगल से 3 डिवाइड हो रहा है, तो पाई से 3 को मल्टीप्लाई कर दें तो 3 पाई आ जाएगा। इधर जो कुछ भी हो ना, ये एम्पलीट्यूड होता है, ये नहीं पीरियड को इम्पैक्ट डालता। जैसे ये देखें, साइन के साथ एंगल के साथ एक्स के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन का पीरियड होता है 2 पाई, तो 5 से डिवाइड कर दें तो 2 पाई बाय 5। अब इसी तरह इसका पीरियड देखें, ये साइन का पीरियड होता है 2 पाई, और इसके साथ टी के साथ एंगल से 8 डिवाइड हो रहा है, ये 8 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें तो 16 पाई। अगर कोई चीज एंगल से मल्टीप्लाई हो रही है तो डिवाइड कर देना है। उसके बाद आगे देखें, इसमें बेटा सिंपल डोमेन रेंज आपने याद करनी है इनवर्स फंक्शंस की। डोमेन रेंज बस याद करें इनवर्स फंक्शंस की, ये वही उसने सीधा सीधा पूछा हुआ है। अब अगेन देखें, इसका पीरियड भी पूछ रहा है, साइन ओमेगा थीटा, थीटा के साथ ओमेगा मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन का पीरियड होता है 2 पाई, ओमेगा 2 पाई से ओमेगा को डिवाइड कर दे, 2 पाई ओवर ओमेगा। कैपिटल आर, ये इन सर्कल इन रेडियस, ये सारे आप लोगों ने बेटा 12.8 एक्सरसाइज के स्टार्ट वाली थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेनी है। जी, इसका क्या आंसर होगा? अच्छा, इसके हमारे पास ए बी सी ओवर 4 डेल्टा हो जाएगा। उसके बाद अब आगे लॉ ऑफ कोसाइंस भी बेटा, ये भी फार्मूलाज आप याद करें, सी स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इधर सी है तो एंगल के साथ सी आ जाएगा, इधर बी होता तो एंगल के साथ कॉस के साथ बी आ जाना था। बाकी ये वो पूछ रहा है कि द पॉइंट्स, ये वाले 3 पॉइंट्स हैं, और वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइएंगल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, तो इसका भी तरीकाकार होता है कि ये वर्टिसेस में तीनों पॉइंट्स लिखें और इन तीनों की लेंथ निकाल लें डिस्टेंस फार्मूला से, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, आपको हाइपोटेन्यूज का पता चल जाएगा। दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर की इक्वल होगा। इसमें अब वो हमारे पास कह रहा है कि साइन थीटा इज द एंगल 3 रूट टाइम्स इट्स कोसाइन एंगल, यानी जो साइन थीटा है वो 3 रूट टाइम्स है कॉस का, साइन थीटा इज इक्वल टू 3 रूट टाइम्स कॉस का, वो एंगल पूछ रहा है, तो ये कॉस साइन से नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, साइन ओवर कॉस टैन बन जाएगा, टैन थीटा 3 रूट के इक्वल है हमारे पास। उसके बाद एरिया पूछ रहा है, वो हमें पता है, हीरो फार्मूला लगेगा एस इंटू एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी। ये 12.8 एक्सरसाइज का आई थिंक 5वें क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, R1 R2 R3 ये किसके इक्वल है? ये डेल्टा स्केयर के इक्वल होते हैं, तो वैसे आपको ये निकालने भी आने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहा है, फॉर सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस फर्स्ट वी फाइंड द सॉल्यूशन ओवर एन इंटरवल हुज ओरिजिन इज, तो जो भी आप सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का निकालते थे उसके अंदर पीरियड ऐड करते थे, जैसे साइन का सॉल्यूशन निकालते थे तो उसमें 2 पाई पीरियड ऐड कर देते थे, टैन का पाई, तो ये बेसिकली इसका पीरियड आंसर है। एरिया ऑफ ट्राइएंगल इन सम ऑफ साइड्स, ये हमने, अच्छा ये देखो ना, नन ऑफ दीज है, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है, तो इसने फार्मूला गलत लिखा हुआ, जल्दी में बीटा को नहीं टेक कर देना। द एरिया ऑफ ट्राइएंगल साइड्स गिवन, एरिया कैसे निकलेगा जो मैं अभी आपको बता रहा था, एस निकाल लें, फिर एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस सी निकाल लें, और फिर ये हीरो फार्मूला लगा दें बस। tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी, इसका भी फार्मूला ये बस सिंपल सीधा सीधा फार्मूला है। तो ड्यू टू पीरियोडिसिटी द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि पीरियड अंदर ऐड होते जाते हैं।
फिर वो कह रहा है ये आया हुआ भी था फर्स्ट टीकेट में भी 1 प्लस कॉस एक्स 0 की इक्वल है। तो अब आप देख सकते हैं कि कॉस एक्स हमारे पास -1 आएगा और वहां से आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना। 14.1 के पहले 2 क्वेश्चंस आप लोगों ने जरूर कर लेना, ये भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है। तो ये बेटा हमारा सारा था फर्स्ट ईयर मैथ के अंदर से जो मैंने आप लोगों को बताया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो